बचपन से ही ली जेंगत्यान की जिंदगी अपमान, भूख और अत्याचार से भरी हुई थी। उसकी मां की छोड़ी हुई सारी जायदाद उसके चाचा चाची ने हड़प ली थी और उसे अपने ही घर में नौकर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। हर दिन उसे गालियां दी जाती, मारा पीटा जाता और सुअरों के लिए रखा खाना चुराकर पेट भरना पड़ता। लेकिन एक दिन उसने मन ही मन कसम खाई कि आज चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, 10 साल बाद यही लोग उसके सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर होंगे। दिन बीतते गए और अत्याचार बढ़ता गया। जब उसने सिर्फ खाना मांगा तो उसे फिर अपमानित किया गया। उसके चाचा ने उसे चूल्हे के सामने घुटनों के बल बैठाकर सजा दी और धमकी दी कि अगर उसने उठने की कोशिश की तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। उसी रात ली जेंगत्यान समझ गया कि अगर वह यहीं रहा तो एक दिन ये लोग उसे सचमुच मार डालेंगे। उसने अपनी सबसे प्यारी साथी बड़ी हरी गाय को देखा और फैसला कर लिया कि अब वह इस नरक को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसे पता था कि आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन इस अपमान से कहीं बेहतर था। पहाड़ों की ओर निकलते समय गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। सबने डराया कि वहां भेड़िए और जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन उसने साफ कह दिया कि अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा। रास्ते में उसकी गाय अचानक उसे एक अनजान जगह की ओर ले गई, जहां जमीन के भीतर छिपी एक रहस्यमयी पुरानी घंटी मिली। ली जेंगत्यान ने सोचा कि शायद ये कोई कीमती प्राचीन वस्तु होगी जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसी समय उसने ये भी महसूस किया कि उसके शरीर का गहरा घाव बिना किसी वजह के लगभग पूरी तरह भर चुका था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। कुछ देर बाद उसने पहाड़ों में आराम करने की जगह ढूंढी, लेकिन जल्द ही भेड़ियों का झुंड सामने आ गया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपनी गाय को बचाने की योजना बनाई। वह चाहता था कि भेड़िए उसका पीछा करें और उसकी गाय सुरक्षित जंगल में लौट जाए। ठीक उसी समय दूर कहीं एक रहस्यमयी वृद्ध संत ने महसूस किया कि कोई नया भाग्यशाली शिष्य इस दुनिया में प्रवेश करने वाला है। ली जेंगत्यान को अभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पहाड़ से नीचे लौटते समय ली जेंगत्यान को लगा कि शायद उसके चाचा चाची ने अब उसका पीछा करना छोड़ दिया है। लेकिन उसकी यह उम्मीद कुछ ही पल में टूट गई। अचानक उसका चाचा लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उस पर अपनी ही बड़ी हरी गाय चुराने का आरोप लगाने लगा। ली जेंगत्यान ने पूरी ताकत से विरोध किया और सबके सामने सच बता दिया कि यह गाय उसके पिता की निशानी है, जिसे उसके चाचा ने कभी अपना नहीं बनाया था। उसने बताया कि कैसे उसे दिन रात मजदूरी कराई जाती थी, मारपीट सहनी पड़ती थी और भूख लगने पर सुअरों का खाना चुराकर पेट भरना पड़ता था, जबकि उसके चाचा का बेटा आराम से भरपेट भोजन करता था। लेकिन गांव वाले उसकी बात सुनने के बजाय उसी को एहसान फरामोश ठहराने लगे। जब चाचा चाची जबरदस्ती गाय छीनने लगे तो ली जेंगत्यान ने साफ ऐलान कर दिया कि वह आज हर हाल में यहां से जाएगा और अपनी गाय किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। लड़ाई बढ़ती गई और देखते ही देखते वह चारों तरफ से घिर गया। उसे महसूस होने लगा कि शायद आज उसकी मौत तय है। तभी अचानक एक युवती की आवाज गूंजी और उसने सबको रुकने का आदेश दिया। उसके साथ एक युवा साधक भी था। युवती की नजर सीधे ली जेंगत्यान के हाथ में पकड़ी हुई रहस्यमयी घंटी पर पड़ी। उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या ये घंटी सचमुच उसकी है। ली जेंगत्यान ने बिना झिझक हाँ में जवाब दिया और पहली बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास किया। चाचा ने तुरंत झूठ बोलते हुए दावा कर दिया कि घंटी उसी की है और वह लड़का उसे चुराकर भाग रहा था। लेकिन वह युवती, जिसका नाम क्यूलिंगे था, पहले ही सारी घटना अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि वह ताकत के दम पर हो रहे इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। चाचा फिर भी अकड़ता रहा और उन्हें धमकाने लगा, लेकिन अगले ही पल क्यूलिंगे ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का केवल एक हल्का सा प्रदर्शन किया। उसकी एक साधारण सी हरकत ने सबको स्तब्ध कर दिया और चाचा की सारी हिकड़ी पल भर में गायब हो गई। ली जेंगत्यान पहली बार अपनी आंखों से अमर साधकों की शक्ति देख रहा था। इसके बाद क्यूलिंगे ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह और उसके जूनियर भाई युआन चेन ताइक्सु संप्रदाय के शिष्य हैं और अपने गुरु के आदेश पर लोंगिन घंटी के असली मालिक को खोजने आए हैं। ये घंटी कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक अमर खजाना है जो केवल अपने वास्तविक मालिक को ही स्वीकार करती है। जब चाचा ने लालच में आकर फिर दावा किया कि घंटी उसी की है, तब क्यूलिंगे ने उसे उसकी सच्चाई साबित करने का मौका दिया। उसने बताया कि यह घंटी केवल अपने असली स्वामी के हाथों में ही बचती है। झूठ पकड़े जाने के डर से चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसे अपनी चाल नाकाम होती दिखाई दी, वह जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्यूलिंगे के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आई। सारा सच सामने आने के बाद ली जेंगत्यान ने सम्मान के साथ ताइक्सु संप्रदाय में जाने की इच्छा जताई। क्यूलिंगे और युआन चेन उसे अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चले। बादलों के ऊपर से दुनिया को देखते हुए ली जेंगत्यान की आंखों में आश्चर्य भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसानों की दुनिया कितनी छोटी है और उसके बाहर एक विशाल संसार मौजूद है। क्यूलिंगे ने उसे समझाया कि एक साधारण इंसान की नज़र केवल अपने छोटे से जीवन तक सीमित रहती है, जबकि अमर साधना का मार्ग उसे पहाड़ों के पार और आसमान के भी पार की दुनिया दिखाता है। उसी यात्रा के दौरान ली जेंगत्यान ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं और एक दिन इतना शक्तिशाली बनेगा कि अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेकर रहेगा। कुछ ही देर बाद ली जेंगत्यान पहली बार ताइक्सु संप्रदाय के मुख्य स्थान चांगलियू पर्वत पहुंचा। बादलों के बीच तैरते विशाल पर्वत, भव्य महल और चारों ओर फैली आत्मिक ऊर्जा को देखकर वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण चरवाहे की जिंदगी से निकलकर वह अमर साधकों की दुनिया में कदम रख चुका है। रास्ते में युआन चेन ने उसे एक बात हमेशा याद रखने की सलाह दी कि भविष्य में चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न मिल जाए, उसे अपने असली स्वभाव और नियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी उनकी मुलाकात बुयुनपीक के शिष्य युआन लेई से हुई, जो दो नए शिष्यों कुइजान और कुइयुए को लेकर लौट रहे थे।
दोनों भाई बहन अपनी प्रतिभा पर बेहद घमंड कर रहे थे और रास्ते भर खुद को सबसे श्रेष्ठ बताते रहे। बातचीत के दौरान ली जेंगतियान ने पहली बार स्पिरिट रूट के बारे में सुना। उसकी जिज्ञासा देखकर युआन लेई ने समझाया कि स्पिरिट रूट ही ये तय करता है कि कोई व्यक्ति अमर साधना कर पाएगा या नहीं और भविष्य में उसकी सीमा कहां तक होगी। जितने कम स्पिरिट रूट होंगे, प्रतिभा उतनी ही असाधारण मानी जाएगी। सबसे श्रेष्ठ सिंगल स्पिरिट रूट होता है, जबकि 5 स्पिरिट रूट वाले लोगों को सबसे निकृष्ट और लगभग बेकार समझा जाता है। ये सुनते ही ली जेंगतियान के मन में डर बैठ गया कि अगर उसके पास भी 5 स्पिरिट रूट निकले तो उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर बाद सभी लोग उस विशाल हॉल में पहुंचे जहां बुजुर्ग कांगवू नए शिष्यों की प्रतिभा की जांच कर रहे थे। एक एक करके सभी की परीक्षा शुरू हुई। कुई युए में 3 स्पिरिट रूट पाए गए और उसे उत्कृष्ट प्रतिभा घोषित किया गया। दूसरे शिष्य में डबल स्पिरिट रूट निकले, जिसे देखकर सभी ने उसकी असाधारण योग्यता की प्रशंसा की। हर परिणाम के साथ ली जेंगतियान की धड़कन और तेज होती जा रही थी। आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। उसने कांपते हुए अपना हाथ जांच की मुहर पर रखा और अगले ही पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग कांगवू ने गंभीर स्वर में घोषणा की कि ली जेंगतियान के भीतर 5 स्पिरिट रूट मौजूद हैं। ये सुनते ही आसपास खड़े कई शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगे। कुई युए ने तिरस्कार से उसे कबाड़ कहा, जबकि ली जेंगतियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने जीवन में भूख, मार और अपमान सब सहा था, लेकिन उस क्षण उसे पहली बार अपनी किस्मत से हारता हुआ महसूस हुआ। लेकिन तभी कियू लिंगे आगे बढ़ी। उन्होंने बुजुर्ग कांगवू को याद दिलाया कि लोंगिन घंटी कभी गलत व्यक्ति को नहीं चुनती। अगर घंटी ने ली जेंगतियान को अपना मालिक स्वीकार किया है तो उसके भीतर कोई न कोई असाधारण बात अवश्य होगी। उन्होंने विनती की कि उसे कम से कम एक अवसर दिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद बुजुर्ग कांगवू ने नियमों में थोड़ी ढील देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ली जेंगतियान को अभी संप्रदाय का वास्तविक शिष्य नहीं बनाया जाएगा। उसे जड़ी बूटियों के बागान में एक बाहरी कामगार शिष्य के रूप में 3 वर्षों तक मेहनत करनी होगी। यदि वह 3 साल के भीतर फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच गया और संप्रदाय की प्रतियोगिता में खुद को साबित कर दिया, तभी उसे आधिकारिक रूप से ताइक्सू संप्रदाय का शिष्य स्वीकार किया जाएगा। इतनी कठिन शर्त सुनने के बाद भी ली जेंगतियान ने बिना एक पल की झिझक के सिर झुका दिया। कियू लिंगे उसकी दृढ़ इच्छा देखकर मुस्कुराई और उसे बाहरी शिष्य बनने के लिए आवश्यक वस्तुएं, अभ्यास की प्रारंभिक तकनीक, संप्रदाय के नियम और भविष्य के मार्गदर्शन से जुड़ी सभी चीजें सौंप दी। कियू लिंगे ली जेंगतियान को लेकर स्पिरिट हर्ब माउंटेन की ओर बढ़ी, जहां ताइक्सू संप्रदाय के सभी बाहरी शिष्य रहकर अभ्यास करते थे। रास्ते में उन्होंने उसे बुनियादी साधना की तकनीक, संप्रदाय के नियम, योगदान सिक्कों का उपयोग और हर महीने होने वाले बुजुर्गों के उपदेशों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि अगर वह मेहनत करता रहा तो कम से कम ची की 7वीं परत तक पहुंचना उसके लिए असंभव नहीं होगा। ली जेंगतियान ने हर बात ध्यान से सुनी, क्योंकि उसे पता था कि यही ज्ञान उसके भविष्य की नींव बनने वाला है। कुछ देर बाद वे स्पिरिट हर्ब माउंटेन के प्रबंधक लेन कियांझांग के पास पहुंचे। बाहर से वह बेहद विनम्र दिखाई दिया और उसने कियू लिंगे का आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने मुस्कुराते हुए ली जेंगतियान के लिए रहने की अच्छी जगह देने का वादा भी किया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यही वह नया शिष्य है जिसके पास 5 स्पिरिट रूट है, उसके मन में तिरस्कार भर गया। उसने सोचा कि ऐसा बेकार शिष्य केवल संप्रदाय का स्तर गिराएगा। ऊपर से सम्मान दिखाते हुए भी उसने मन ही मन उसे मुसीबत में फंसाने की योजना बना ली। उसने ली जेंगतियान को उत्तरी क्षेत्र में रहने की व्यवस्था दी और दावा किया कि वहां आत्मिक ऊर्जा सबसे अधिक है, इसलिए अभ्यास के लिए वह सबसे उत्तम स्थान है। कियू लिंगे उसकी बातों पर विश्वास कर बैठी और खुश हुई कि ली जेंगतियान को इतनी अच्छी जगह मिली है। लेकिन उनके जाने के बाद लेन कियांझांग का असली चेहरा सामने आ गया। उसने बुजुर्ग कांगवू से गुप्त रूप से कहा कि उत्तरी क्षेत्र में शक्तिशाली राक्षसी जीव घूम रहे हैं और वहां किसी भी समय जान का खतरा हो सकता है। दोनों ने संकेतों में ऐसी बातें की जिनसे साफ पता चलता था कि वे इस बेकार समझे जाने वाले शिष्य से छुटकारा पाने का रास्ता तलाश रहे थे। ली जेंगतियान को इस षड्यंत्र की जरा भी भनक नहीं थी। आखिरकार वह अपने नए ठिकाने पर पहुंचा। वहां एक सुंदर हवेली देखकर वह कुछ पल के लिए खुश हो गया और उसे लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदलने लगी है। लेकिन कियू लिंगे ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह हवेली हमेशा के लिए उसकी नहीं है। उसे केवल 3 वर्षों के लिए रहने की अनुमति मिली है। अगर वह तय समय के भीतर अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाया तो उसे यह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। विदा लेने से पहले कियू लिंगे ने उसे एक प्राचीन सीटी भेंट की। उन्होंने बताया कि यह सीटी खरगोश दैत्यों को बुला सकती है, जो सामान्यतः शांत स्वभाव के होते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि उन प्राणियों का अपना सम्मान होता है। अगर कोई उनके साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो वे भयंकर रूप भी धारण कर सकते हैं। ली जेंगतियान ने आदरपूर्वक उनकी हर सीख अपने मन में बसा ली और वचन दिया कि वह कभी किसी जीव का अपमान नहीं करेगा। अब वह पूरी तरह अकेला था। उसने तुरंत साधना शुरू करने का फैसला किया और पुस्तक में लिखे अनुसार अपने शरीर में आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। लेकिन घंटों प्रयास करने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। जितनी बार उसने ध्यान लगाया उतनी ही गहरी निराशा उसके भीतर उतरती गई। उसे लगने लगा कि शायद 5 स्पिरिट रूट होने का मतलब सचमुच यही है कि वह कभी भी आत्मिक ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाएगा। तभी उसे अचानक याद आया कि पहाड़ों में घायल होने के बाद एक रहस्यमयी बर्तन का पानी पीते ही उसका घाव पल भर में भर गया था। उसके मन में विचार आया कि अगर उस बर्तन में कुछ पकाकर देखा जाए तो शायद उसका रहस्य सामने आ सके। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सा निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज साबित होने वाला है। रहस्यमयी बर्तन का रहस्य जानने की उत्सुकता में ली जेंगतियान ने उसमें दलिया बनाने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक तेज आभा पूरे कमरे में फैल गई। अगले ही पल बर्तन के भीतर से एक रहस्यमयी चेतना प्रकट हुई और गुस्से से उसे डांटने लगी। उसने स्वयं को उस दिव्य कलश की आत्मा बताया और नाराज होकर कहा कि एक प्राचीन दिव्य खजाने का उपयोग दलिया पकाने के लिए करना उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। ली जेंगत्यान पहले तो घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि उसके सामने कोई साधारण अस्तित्व नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा खड़ी है। दिव्य आत्मा ने बताया कि वह एक आध्यात्मिक कलश की स्पिरिट है, जिसे स्वर्ग के नियमों ने स्वयं ली जेंगत्यान का मालिक स्वीकार करने के लिए चुना है। आगे से उसका काम ली जेंगत्यान की साधना में सहायता करना और उसे महान मार्ग तक पहुंचाना होगा। लेकिन उसने ये भी साफ कहा कि ली जेंगत्यान की जन्मजात प्रतिभा बेहद खराब है। उसकी नसें कमजोर हैं, शरीर अशुद्धियों से भरा है और इस हालत में वह कभी भी ऊंचे स्तर का साधक नहीं बन सकता। फिर भी उसके पास अपनी किस्मत बदलने का एक आखिरी अवसर मौजूद है, हालांकि उस रास्ते में असहनीय पीड़ा और अपन होने तक का खतरा छिपा हुआ है। ये कहकर दिव्य आत्मा ने उसके सामने एक विशेष औषधि निकाली, जिसका नाम 9 यू मेरो सूप था। उसने बताया कि प्राचीन काल के महान साधक इसी दुर्लभ कार्य से अपने शरीर को नया रूप देते थे। ये साधारण औषधि नहीं, बल्कि शरीर की हर नस, हर हड्डी और हर मांसपेशी को दोबारा गढ़ने वाला दिव्य अमृत था। लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही भयानक थी। यदि कोई बीच में दर्द सहन न कर पाए तो उसकी नसें फट सकती थीं, शरीर हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता था और कई साधक तो इस असहनीय यातना में अपना मानसिक संतुलन तक खो चुके थे। इतनी भयानक चेतावनी सुनने के बाद भी ली जेंगत्यान पीछे नहीं हटा। उसने केवल एक बात पूछी कि अगर वह इस परीक्षा को पार कर ले तो उसकी साधना की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। दिव्य आत्मा ने उत्तर दिया कि शरीर के सफल रूपांतरण के बाद उसकी साधना की गति लगभग 3 स्पिरिट रूट वाले प्रतिभाशाली साधकों के बराबर हो जाएगी। ये सुनते ही ली जेंगत्यान की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आए। उसे पहली बार लगा कि शायद वह अपनी जन्मजात कमजोरी को मेहनत के बल पर पीछे छोड़ सकता है। इसके बाद दिव्य आत्मा ने उसे औषधि का सही उपयोग बताया। काढ़े को लकड़ी की टब में डालकर पूरे शरीर को उसमें डुबोना था और तब तक बाहर नहीं निकलना था जब तक उसका रंग पूरी तरह साफ न हो जाए। ये प्रक्रिया हर 10 दिन में एक बार करनी थी और कुल 9 बार पूरी करनी थी। ली जेंगत्यान को बोतल बहुत छोटी लगी, लेकिन दिव्य आत्मा ने बताया कि यह एक जादुई पात्र है जिसके भीतर इतना काढ़ा है कि पूरा तालाब भर सकता है। ये सुनकर ली जेंगत्यान और भी हैरान रह गया। आखिरकार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला शरीर शोधन शुरू कर दिया। जैसे ही उसका शरीर काढ़े में डूबा, असहनीय दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों, नसें फट रही हों और पूरा शरीर आग में जल रहा हो। पूरी रात वह उस भयानक पीड़ा से जूझता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह होते होते चमत्कार होने लगा। उसकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थी, शरीर हल्का और शक्तिशाली महसूस हो रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार उसने अपने चारों ओर फैली हुई आत्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया। उसी क्षण उसके भीतर आत्मिक ऊर्जा का पहला प्रवाह प्रवेश कर गया। ली जेंगत्यान समझ गया कि अब उसकी किस्मत सचमुच बदलनी शुरू हो चुकी है। अब वह केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि अमर साधना के मार्ग पर पहला कदम रखने वाला साधक बन चुका था। पहली बार आत्मिक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने के बाद ली जेंगत्यान के भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। वर्षों तक जिस शक्ति को वह केवल दूसरों में देखता आया था, अब उसकी पहली झलक उसे स्वयं मिल चुकी थी। अब ली जेंगत्यान ने अपना ध्यान जड़ी बूटियों के बागान की ओर लगाया। उसने सोचा कि यदि वह आत्मिक ऊर्जा का सही उपयोग करना सीख जाए तो शायद साधारण तरीकों से कहीं बेहतर फसल उगा सकेगा। लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी विधि सफल नहीं हुई और जड़ी बूटियों में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तभी उसे समझ आया कि केवल शक्ति हासिल कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। उधर बागान के रोजमर्रा के काम भी उसका इंतजार कर रहे थे। मेहनत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे दिन उसे खेत जोतने, घास साफ करने और जड़ी बूटियों की देखभाल करने में लगा रहना पड़ा। शरीर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था, इसलिए कुछ ही समय में उसकी सारी ताकत जवाब देने लगी। थकान इतनी बढ़ गई कि एक पल के लिए उसके मन में हार मान लेने का विचार भी आया। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने चाचा चाची का अपमान, 5 स्पिरिट रूट्स कहकर उड़ाया गया मजाक और कियू लिंगे का उस पर किया गया विश्वास याद आ गया। उसने खुद को संभाला और एक कदम फिर दूसरा कदम बढ़ाते हुए काम पूरा करने का निश्चय किया। इसी दौरान दिव्य कलश की आत्मा एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई। उसने देखा कि ली जेंगत्यान अब धीरे धीरे प्रकृति की आत्मिक ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगा है। आत्मा ने उसकी समझ की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि पहली बार शरीर शोधन की परीक्षा पार कर लेना सबसे कठिन चुनौती का अंत नहीं है। आने वाली 8 परीक्षाएं उससे भी अधिक पीड़ादायक होंगी और संभव है कि वह उन्हें सहन न कर पाए। दिन भर की कठिन मेहनत और साधना के बाद ली जेंगत्यान ने गहरी सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि केवल अभ्यास से काम नहीं चलेगा, शरीर को मजबूत रखने के लिए भोजन भी उतना ही जरूरी है। उसने मजाक में अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा कि लगता है आज उन्हें अगले भोजन का इंतजार करना पड़ेगा। जब ली जेंगत्यान अपनी साधना में डूबा हुआ था, तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके भीतर गूंजी। वह आवाज बोली कि बिना किसी तकनीक के आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लेना प्रकृति के नियम को छू लेने जैसा है। उसी समय भूपिन घबराकर अपने गुरु के पास पहुंचता है और बताता है कि जुवानताई में छिपा आध्यात्मिक पशु गायब हो गया है। यदि किसी को इस रहस्य का पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गुरु उसे शांत रहने को कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि यदि कोई संकट आया भी तो उनसे भी ऊपर कोई उनकी रक्षा करने वाला मौजूद है।
दूसरी ओर ली ज़ेंगतियन रात के सन्नाटे में दर्द सहते हुए सोचता है कि पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही है और केवल वही कष्ट झेल रहा है। वह मजाक में ये भी सोचता है कि काश उस बड़े नीले बैल की बेवकूफ आत्मा को भी यहाँ खींचकर उसके साथ ये दर्द महसूस कराया जा सकता। तभी अंधेरे में छिपा एक रहस्यमय जीव उसकी ओर देखते हुए कहता है कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन ली ज़ेंगतियन उसे इतना स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है कि खुद को रोक पाना मुश्किल है। सुबह होने पर ली ज़ेंगतियन भोजन करते हुए भावुक हो जाता है। वह सोचता है कि माता पिता के जाने के बाद उसने पहली बार इतना पेट भरकर खाना खाया है। फिर उसे याद आता है कि अगले दिन 15 तारीख है और संप्रदाय का बड़ा भाषण होने वाला है। वह निश्चय करता है कि इस बार वह सबसे पीछे नहीं रहेगा। अचानक उसे महसूस होता है कि वह अपने ही शरीर के भीतर देख सकता है। चारों ओर फैले अनोखे दृश्य को देखकर वह हैरान रह जाता है और कहता है कि यह जगह कितनी आरामदायक है, आखिर यह स्थान है कहाँ। तभी अचानक लू यू प्रकट हो जाता है। ली ज़ेंगतियन उसकी अचानक मौजूदगी से डर जाता है और लू यू हंसते हुए उसे डरने से मना करता है। ली ज़ेंगतियन दोबारा पूछता है कि यह कौन सी जगह है। लू यू मुस्कुराकर बताता है कि यही उसका डैनतियन है। ली ज़ेंगतियन आश्चर्यचकित होकर कहता है कि उसका डैनतियन इतना विशाल कैसे हो सकता है। ली ज़ेंगतियन स्वीकार करता है कि यह उसकी अपनी जगह होते हुए भी उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह यहाँ कोई अनचाहा मेहमान हो। इसी दौरान लू यू की नज़र एक चमकते हुए फल पर पड़ती है। वह तुरंत पहचान लेता है कि ये दुर्लभ स्टार चेन फल है। ली ज़ेंगतियन उसके बारे में पूछता है, तब लू यू समझाता है कि जब तक ये फल जीवित रहेगा, लगातार असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा। यदि इसे कुएं में डाल दिया जाए तो यह वहीं अंकुरित होगा। उसके बाद उस कुएं के पानी से पौधों को सींचने पर जड़ी बूटियां असाधारण गति से बढ़ेंगी। ली ज़ेंगतियन उत्सुक होकर पूछता है कि क्या उस कुएं का पानी सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकेगा। लू यू बताता है कि वह पानी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा और जिस फसल को तैयार होने में पहले 6 महीने लगते थे, वह केवल 3 महीनों में तैयार हो जाएगी। ये सुनकर ली ज़ेंगतियन की आंखें चमक उठती हैं। इसके बाद लू यू अचानक उसका नाम पूछता है। ली ज़ेंगतियन अपना परिचय देता है। फिर वह हंसते हुए पूछता है कि लू यू ने पहले अपना नाम क्यों नहीं बताया। लू यू मुस्कुराकर अपना नाम बताता है और कहता है कि ली ज़ेंगतियन जिस ध्यान से उसकी बातें सुन रहा है, उसे देखकर लगता है कि वह कम से कम 3 या 4 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला प्रतिभाशाली साधक होगा। ये सुनकर ली ज़ेंगतियन मन ही मन हंसता है और सोचता है कि वह तो सबसे कमजोर 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला है, जबकि लू यू उसे कोई महान प्रतिभा समझ बैठा है। लू यू भी अपना राज खोल देता है। वह स्वीकार करता है कि वह स्वयं 4 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला है और अकेले आगे बढ़ना उसके लिए कठिन होगा। इसलिए उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का साथ चाहिए और उसे पूरा विश्वास है कि ली ज़ेंगतियन वही व्यक्ति है। वह भविष्य में अच्छे संबंध बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करता है। ली ज़ेंगतियन बिना अधिक कुछ कहे उसकी बात स्वीकार कर लेता है। लू यू फिर उत्सुकता से पूछता है कि ली ज़ेंगतियन किस कमरे में रहता है ताकि वह अक्सर उससे मिलने आ सके। उसी समय ली ज़ेंगतियन की साधना में बड़ी सफलता मिलती है। वह खुशी से महसूस करता है कि वह आखिरकार ची ट्रेनिंग के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा वह अपने भीतर खींचता है, वह स्थिर होने का नाम ही नहीं लेती। उसी समय संप्रदाय के गुरु का क्रोध फूट पड़ता है। वह भूपिन को बुरी तरह डांटते हुए पूछते हैं कि जुवानताई से गायब हुआ आध्यात्मिक जानवर अभी तक मिला क्यों नहीं। घबराया हुआ भूपिन तुरंत गुरु को सूचना देता है कि वह रहस्यमय जीव नियंत्रण से बाहर होकर दवा के बगीचे के गुप्त जंगल में भाग गया है। यदि किसी बाहरी शिष्य की नजर उस पर पड़ गई तो वर्षों से छिपा रहस्य सबके सामने आ जाएगा। गुरु गुस्से में आदेश देते हैं कि उससे ये पूछने का कोई मतलब नहीं कि क्या किया जाए, बल्कि तुरंत उस जानवर को ढूंढा जाए। भूपिन डरते हुए कहता है कि दवा का बगीचा इतना विशाल है कि वह उसे कहाँ खोजे। तब गुरु बताते हैं कि जुवानताई का उस जानवर से गहरा संबंध है। उसी संबंध का पता लगाने वाले विशेष यंत्र को साथ लेकर खोज शुरू की जाए। साथ ही वह भयानक चेतावनी देते हैं कि यदि जानवर नहीं मिला तो भूपिन भी जीवित नहीं बचेगा। कांपते हुए भूपिन आदेश स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह पूछ बैठता है कि यदि किसी बाहरी शिष्य ने उस जीव को देख लिया हो तो क्या करना चाहिए। गुरु ठंडे स्वर में कहते हैं कि दवा के बगीचे के वे बेकार शिष्य उस रहस्य को देखने के बाद वैसे भी जीवित नहीं रहेंगे। भूपिन को अपने हाथ गंदे करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उस वस्तु को वापस लाना है। भूपिन तुरंत सिर झुकाकर आदेश का पालन करने निकल पड़ता है। इधर ली ज़ेंगतियन जंगल में अचानक किसी अजीब हलचल को महसूस करता है। वह हांफते हुए सोचता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि कोई बेहद तेज गति से उसका पीछा कर रहा है। पहले वह उसे भालू समझता है, लेकिन जैसे ही वह जीव उसके सामने आता है, ली ज़ेंगतियन समझ जाता है कि यह कोई साधारण भालू नहीं बल्कि एक भयानक आध्यात्मिक दानव है। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से भागते हुए पानी की ओर दौड़ता है और तभी उसे पता चलता है कि वह जीव पानी के पास आते ही रुक जाता है। वह अनुमान लगाता है कि शायद ये प्राणी पानी से डरता है, लेकिन उसके मन में तुरंत एक और चिंता जन्म लेती है कि कहीं यह उसकी गंध का पीछा करते हुए उसके घर तक न पहुंच जाए। कुछ समय बाद भूपिन गुरु के सामने लौटता है और रिपोर्ट देता है कि भागा हुआ भालू और पिंजरे का पक्षी दोनों पकड़ लिए गए हैं। गुरु संतुष्ट होकर कहते हैं कि जो भी जीव बाहर निकल गए थे वे सभी वापस आ चुके हैं और कोई भी गायब नहीं है। लेकिन मन ही मन वह एक भयावह रहस्य पर मुस्कुराते हैं।
उनके विचारों में आता है कि यह रहस्यमयी कीड़ा जितने अधिक जीवित प्राणियों को निगलेगा, उसकी शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। इस बार एक शिष्य को खाने के बाद उसमें बुद्धिमत्ता भी आ गई है और अब वह छिपकर हमला करना सीख चुका है। गुरु इसे एक सुखद आश्चर्य मानते हैं और उसके और भी शक्तिशाली बनने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दूसरी ओर ली ज़ेंगतियन के मन में गहरा आक्रोश उमड़ने लगता है। वह अन्याय के विरुद्ध चीख उठता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह उन सबको समाप्त कर देगा जिन्होंने उसे पीड़ा दी है। उसी समय रहस्यमयी आत्मा उसकी चेतना में प्रकट होकर पूछती है कि क्या इतनी कम शक्ति के साथ वह सचमुच भाग्य का इतना बड़ा बोझ उठाने का साहस रखता है। ली ज़ेंगतियन दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर देता है कि उसके भीतर केवल नफरत ही नहीं है, उसके पास अभी भी उम्मीद है, साहस है और आगे बढ़ने की इच्छा है। वह किसी का मोहरा बनकर नहीं रहेगा। उसके जीवन का उद्देश्य केवल दर्द सहना नहीं बल्कि अपने भाग्य को स्वयं बदलना है। इस मानसिक परीक्षा के बाद ली ज़ेंगतियन अचानक वास्तविक दुनिया में लौट आता है। वह राहत की सांस लेते हुए महसूस करता है कि वह बाल बाल बचा है। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाता। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होता है। उसका शरीर पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो चुका था। वह आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि यह कैसे संभव है। इतनी शक्ति महसूस होने के बावजूद उसकी साधना आगे क्यों नहीं बढ़ रही। वह बार बार आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊर्जा अत्यंत अस्थिर बनी रहती है और कोई सफलता नहीं मिलती। लंबे प्रयासों के बाद अचानक उसके भीतर जबरदस्त परिवर्तन होता है। एक विस्फोट जैसी अनुभूति के साथ वह सीधे ची ट्रेनिंग के चौथे स्तर पर पहुंच जाता है। यह देखकर वह स्वयं हैरान रह जाता है कि तीसरे और चौथे स्तर के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। तभी रहस्यमयी आत्मा फिर प्रकट होती है और समझाती है कि यह केवल एक स्तर का अंतर नहीं है। उसका चौथा स्तर बाकी सभी साधकों से पूरी तरह अलग है। ली ज़ेंगतियन उत्साहित होकर कहता है कि आखिरकार आत्मा ने उससे बात की। तब आत्मा बताती है कि उसने अपने शरीर को 11 बार तपाया है और एक असामान्य तरीके से सफलता प्राप्त की है। इसी कारण उसका साधारण 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट अब बदलकर दुर्लभ कैस स्पिरिट रूट बन चुका है। ये नाम सुनकर ली ज़ेंगतियन हैरान रह जाता है और उसके बारे में पूछता है। आत्मा समझाती है कि अब उसके भीतर की पांचों आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। कैस वही मूल अवस्था है जो सृष्टि के बनने से पहले अस्तित्व में थी। अब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का बंधन नहीं रहेगा। वह ब्रह्मांड की हर प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकेगा। ये सुनकर ली ज़ेंगतियन उत्साहित होकर पूछता है कि क्या इसका अर्थ यह है कि उसका 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट अब एकल स्पिरिट रूट से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। आत्मा उसकी बात की पुष्टि करती है, लेकिन साथ ही गंभीर स्वर में बताती है कि कैस स्पिरिट रूट 10,000 वर्षों से संसार से गायब था। अब उसका दोबारा प्रकट होना इस बात का संकेत है कि कर्मचक्र फिर घूम चुका है। प्रकृति ने उसे यह महान अवसर दिया है, लेकिन इसके बदले उसे प्रकृति के विरुद्ध चलने का अत्यंत भारी बोझ भी उठाना होगा। आत्मा स्पष्ट कर देती है कि यदि उसकी साधना पर्याप्त तेज नहीं हुई और वह उस प्रलय से पहले शक्तिशाली नहीं बन पाया, तो प्रकृति उसे एक बेकार मोहरे की तरह त्याग देगी। ली ज़ेंगतियन तुरंत पूछता है कि वह तबाही कब आएगी। आत्मा उत्तर देती है कि शायद कुछ 100 वर्षों बाद। यदि उस समय तक वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बना तो मृत्यु ही उसका एकमात्र अंत होगी। कुछ समय बाद संप्रदाय की महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी शिष्य उड़ने वाले विशाल जहाज के पास इकट्ठा होते हैं। ली ज़ेंगतियन भी अपने प्रिय बेल कालान के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन प्रवेश द्वार पर खड़े निरीक्षक उसे रोक देते हैं। वे तिरस्कार भरे स्वर में पूछते हैं कि क्या वह यहाँ साधना करने आया है या बैल चराने। उनका कहना था कि इतना बड़ा जानवर जहाज पर नहीं चढ़ सकता। ली ज़ेंगतियन शांत रहते हुए नियमों की याद दिलाता है कि संप्रदाय के नियमों के अनुसार हर शिष्य अपने पालतू आध्यात्मिक जानवर को साथ ले जा सकता है। लेकिन निरीक्षक उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह साधारण देशी बैल को आध्यात्मिक पालतू बता रहा है। ली ज़ेंगतियन समझाता है कि उस बैल की बुद्धि जाग चुकी है और वह अब सामान्य पशु नहीं रहा। निरीक्षक फिर नया बहाना बनाते हैं। वे कहते हैं कि जहाज पर जगह सीमित है और यदि बैल को चढ़ाया गया तो किसी दूसरे शिष्य की जगह चली जाएगी। वे उस पर दूसरे शिष्यों को परेशानी में डालने का आरोप लगाने लगते हैं। ली ज़ेंगतियन तुरंत समझ जाता है कि यह केवल उसे बैल से अलग करने की चाल है। निरीक्षक उसे जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि प्रतियोगिता में देर हुई तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन ली ज़ेंगतियन बिना डरे साफ कह देता है कि यदि उसका बैल जहाज पर नहीं जा सकता तो वह भी जहाज पर कदम नहीं रखेगा। निरीक्षक उसे मूर्ख कहकर डराने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने पर वह प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर खो देगा। मगर ली ज़ेंगतियन आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह अपने बैल को साथ लेकर तलवार पर उड़ते हुए स्वयं प्रतियोगिता स्थल तक पहुंच जाएगा। उसकी यह बात सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि कोई साधारण बाहरी शिष्य 2000 पाउंड वजन वाले बैल को लेकर उड़ सकता है। लेकिन अगले ही पल सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ली ज़ेंगतियन अपने बैल कालान को साथ लेकर सचमुच आकाश में उड़ने लगता है। जहाज पर बैठे लोग हैरान होकर उसे देखते रह जाते हैं। निरीक्षक जहाज की गति और तेज करने का आदेश देते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक मामूली शिष्य उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन काफी देर बाद भी ली ज़ेंगतियन पीछे नहीं छूटता, उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। यह देखकर निरीक्षक क्रोधित हो उठते हैं और आदेश देते हैं कि किसी भी तरह उसे नीचे गिरा दिया जाए। पूरा रास्ता लोग आश्चर्य से उसे देखते रहते हैं।
हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वह कौन है जो एक विशाल बैल को उठाकर हवा में उड़ रहा है। निरीक्षक उस पर आरोप लगाते हैं कि वह जानबूझकर उनसे दुश्मनी कर रहा है। ली ज़ेंगतियन शांत स्वर में उत्तर देता है कि उसने जहाज पर कदम ही नहीं रखा, फिर दुश्मनी कैसी। अपनी हार छिपाने के लिए निरीक्षक बाकी यात्रियों के सामने घोषणा कर देते हैं कि यह शिष्य केवल अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है और सबका माहौल खराब कर रहा है। भीड़ भी बिना सच्चाई जाने उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि प्रतियोगिता से पहले ही अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। लेकिन ली ज़ेंगतियन बिना विचलित हुए जवाब देता है कि यदि सचमुच उनकी नीयत अच्छी है तो प्रतियोगिता में उससे सामना करें और बिल्कुल भी नरमी न दिखाएं। प्रतियोगिता स्थल पहुंचने पर भी उसका मजाक उड़ाने वालों की कमी नहीं होती। कुछ शिष्य उसे जड़ी बूटी के बगीचे का तथाकथित प्रतिभाशाली बैल चराने वाला कहकर हंसते हैं। एक वरिष्ठ शिष्य उसे समझाने का नाटक करते हुए कहता है कि यदि उसने दुनिया नहीं देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संप्रदाय की प्रतिष्ठा खराब न करे। प्रतियोगिता शुरू होने में समय था, इसलिए ली ज़ेंगतियन अपने बैल के रहने की व्यवस्था करने के लिए एक सराय में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही ली ज़ेंगतियन चुपचाप स्पिरिट स्टोन्स निकालकर दिखाता है, दुकानदार का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। वह बड़े आदर से उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि उसकी आंखों ने गलती कर दी थी। ली ज़ेंगतियन केवल एक ही शर्त रखता है कि उसके बैल को सबसे अच्छा चारा दिया जाए। दुकानदार बताता है कि रहने और देखभाल का खर्च 20 साधारण स्पिरिट स्टोन्स प्रतिदिन होगा। ली ज़ेंगतियन बिना मोलभाव किए 3 दिनों का भुगतान करता है और अतिरिक्त 5 सिक्के इनाम के रूप में दे देता है। दुकानदार अत्यंत प्रसन्न होकर विश्वास दिलाता है कि उसके बैल की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अपने कमरे में पहुंचकर ली ज़ेंगतियन अपनी वर्षों की बचत को देखता है और सोचता है कि प्रतियोगिता के दौरान यदि कोई उपयोगी वस्तु मिली तो वह उसे खरीद सकेगा। तभी लू यू उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और खुशी से उसे नामांकन कराने साथ चलने के लिए बुलाता है। रास्ते में कुछ लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उसकी देहाती वेशभूषा पर हंसता है तो कोई उससे दूर रहने की बात करता है। लेकिन ली ज़ेंगतियन किसी की परवाह किए बिना पंजीकरण कक्ष में पहुंच जाता है। रजिस्ट्रार उसका नाम लिखते हुए उससे संप्रदाय में प्रवेश का वर्ष और स्पिरिट रूट की श्रेणी पूछता है। ली ज़ेंगतियन ईमानदारी से बताता है कि वह 1300 वर्ष पहले संप्रदाय में आया था और उसका स्पिरिट रूट 5 एलिमेंट वाला है। ये सुनते ही पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठता है। रजिस्ट्रार तक उसे प्रतियोगिता का मजाक उड़ाने वाला समझने लगता है। भीड़ उसका उपहास करती है कि 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला भी प्रतियोगिता में भाग लेने चला आया है और उसकी पंजीकरण फीस तो व्यर्थ चली गई। कुछ लोग उसे वही प्रसिद्ध बैल चराने वाला कहकर चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि शायद वह मंच पर बैल चराने का प्रदर्शन करने आया है। लेकिन ली ज़ेंगतियन शांत रहता है। वह रजिस्ट्रार को याद दिलाता है कि प्रधान प्रबंधक स्वयं आदेश दे चुके हैं कि यदि वह 3 वर्षों के भीतर फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर प्राप्त कर ले तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार होगा। रजिस्ट्रार उसके दस्तावेज देखकर मजबूर हो जाता है और अंततः उसे प्रतियोगिता का टोकन सौंप देता है। भीड़ की हंसी के बीच ली ज़ेंगतियन टोकन लेकर बाहर निकलता है। ली ज़ेंगतियन के प्रतियोगिता में भाग लेने की खबर पूरे संप्रदाय में आग की तरह फैल गई। एक शिष्य दौड़ते हुए अपनी सीनियर बहन के पास पहुंचा और उत्साह से बताया कि वही बैल चराने वाला लड़का अब पूरे संप्रदाय में प्रसिद्ध हो चुका है। सीनियर बहन ने हैरानी से पूछा कि क्या उसे आखिरकार संप्रदाय से निकाल दिया गया। लेकिन शिष्य मुस्कुराते हुए बोला कि हुआ बिल्कुल उल्टा है। ली ज़ेंगतियन ने केवल 3 वर्षों में फाउंडेशन बिल्डिंग का स्तर प्राप्त कर लिया है। उसने प्रतियोगिता के लिए सफलतापूर्वक नाम दर्ज करा लिया है और प्रवेश द्वार पर पहरेदारों का घमंड भी तोड़ दिया। वह यही नहीं रुका। रास्ते में जब उसे बैल के साथ जहाज पर चढ़ने से रोका गया तो उसने लगभग 500 पाउंड वजन वाले बैल को उठाकर 5000 मील तक तलवार पर उड़ान भर ली। इस घटना के बाद पूरा संप्रदाय उसे बैल उठाने वाला तलवारबाज कहकर पुकारने लगा। ये सब सुनकर सीनियर बहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि लॉन्गिन फैन ने सचमुच सही व्यक्ति को चुना था। बिना देर किए वह अपने साथी शिष्य के साथ ली ज़ेंगतियन से मिलने निकल पड़ी। उधर ली ज़ेंगतियन अपनी साधना में मग्न था। तभी रहस्यमयी आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और बताया कि उसके भीतर मौजूद रहस्यमयी कलश की पहली दरार सफलतापूर्वक भर चुकी है। ली ज़ेंगतियन ने तुरंत महसूस किया कि वह कलश अब उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन चुका है। आत्मा ने समझाया कि यह तो केवल शुरुआत है। जब वह कलश की 5 दरारों को ठीक कर देगा तब उसके भीतर छिपी एक प्राचीन दुनिया का द्वार खुल जाएगा। ये सुनकर ली ज़ेंगतियन चौंक गया और उस दुनिया के बारे में पूछने लगा। आत्मा ने बताया कि वह साधारण स्थान नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन संसार है, जहां प्राचीन काल के भयंकर दैत्य और दिव्य जीव अब भी मौजूद हैं। वहीं उसे प्राचीन देवताओं की झलक भी देखने का अवसर मिलेगा। इसी दौरान बाहर से परिचित आवाज सुनाई दी। सीनियर बहन ने स्नेह से पुकारा, ज़ेंगतियन भाई। ली ज़ेंगतियन बाहर आया और वर्षों बाद अपने दोनों रक्षक सीनियर भाई और सीनियर बहन को सामने देखकर उसकी आंखें भर आईं। सीनियर बहन मुस्कुराकर बोली कि पुरुषों के आंसू इतने सस्ते नहीं होते। उसे आज भी 3 वर्ष पहले का वह जिद्दी बैल चराने वाला लड़का याद है, जो उम्र में छोटा होते हुए भी बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाता था। अब वह बड़ा हो गया है, फिर भी रो रहा है। ये सुनकर ली ज़ेंगतियन की भावनाएं और उमड़ पड़ी। उसने स्वीकार किया कि घने जंगलों में रहते हुए उसने अनगिनत कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी एक आंसू नहीं बहाया। आज अपने दोनों उद्धारकर्ताओं को सामने देखकर वह अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा। यदि उस दिन इन दोनों ने उसकी जान न बचाई होती तो उसकी हड्डियां भी कब की मिट्टी में मिल चुकी होती। सीनियर बहन ने माहौल हल्का करते हुए कहा कि अब वे सभी साधक हैं, इसलिए थोड़ा संयम रखना चाहिए।
उसने प्रस्ताव रखा कि नीचे चलकर साथ बैठते हैं, कुछ पीते हैं और पिछले 3 वर्षों की सारी कहानी सुनते हैं। बातचीत के दौरान ली ज़ेंगतियन ने अचानक महसूस किया कि उनके आसपास बना सुरक्षा गठन अत्यंत शक्तिशाली है। उसने अनुमान लगाया कि सीनियर बहन शायद कोर फॉर्मेशन स्तर तक पहुंच चुकी है। सीनियर बहन मुस्कुराई और स्वीकार किया कि लगभग 6 महीने पहले उन्हें सौभाग्य से सफलता मिली थी। सीनियर भाई गर्व से बोले कि उनकी सीनियर बहन श्वेनशी चोटी के आंतरिक शिष्यों में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। कुछ देर बाद सीनियर बहन ने गंभीर होकर ली ज़ेंगतियन से पूछा कि क्या वह सचमुच प्रतियोगिता जीतकर संप्रदाय में अपनी पहचान बनाना चाहता है। ली ज़ेंगतियन ने बिना किसी झिझक के स्पष्ट उत्तर दिया कि यही उसका लक्ष्य है। तब सीनियर बहन ने उसे भरोसा दिलाया कि चाहे उसका स्पिरिट रूट कैसा भी हो, यदि वह प्रतियोगिता के अंत तक टिक गया तो श्वेनशी चोटी के स्वामी निश्चित रूप से उसे अपना शिष्य बनाएंगे। इसके बाद सीनियर भाई ने प्रतियोगिता के असली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि पहले चरण में केवल बाहरी शिष्यों से मुकाबला होगा, लेकिन अंतिम दौर में संप्रदाय के सबसे अनुभवी और शक्तिशाली शिष्य भी मैदान में उतरेंगे। फिर उन्होंने ली ज़ेंगतियन से एक वादा मांगा। ली ज़ेंगतियन ने सम्मानपूर्वक कहा कि यदि यह उनके लिए महत्वपूर्ण है तो वह कभी पीछे नहीं हटेगा। तब सीनियर भाई ने कहा कि दूसरे दौर में जीतने के बाद दूसरे पर्वतों के बुजुर्ग उसे तरह तरह के लालच देंगे और अपने अधीन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह किसी का प्रस्ताव स्वीकार न करे, तीसरे दौर तक पहुंचे और अंत में केवल श्वेनशी चोटी के स्वामी का निमंत्रण स्वीकार करे। ली ज़ेंगतियन ने तुरंत यह वचन दे दिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि उसका असली उद्देश्य उन घमंडी आंतरिक शिष्यों का सामना करना है जो हमेशा दूसरों को तुच्छ समझते हैं। वह स्वयं देखना चाहता है कि आखिर उन्हें दूसरों को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया। कुछ समय बाद प्रतियोगिता का मैदान पूरी तरह भर चुका था। ली ज़ेंगतियन चारों ओर नजर दौड़ाते हुए दूसरे प्रतिभागियों की चाल और तकनीकों का निरीक्षण करने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि अधिकांश लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। उनके कदम खोखले थे, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरी हुई थी और उनकी सारी तकनीकें केवल दर्शकों को प्रभावित करने के लिए थीं। वास्तविक युद्ध में उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होने वाला था। इसी बीच रेफरी मंच पर पहुंचा और प्रतियोगिता के नियम घोषित किए। सभी प्रतिभागियों को केवल अपने विरोधियों को पराजित करना था, किसी की हत्या करना सख्त मना था। ठीक 1 घंटे बाद जो भी योद्धा मैदान में खड़ा रहेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। नियमों की घोषणा होते ही भीड़ की निगाह फिर ली ज़ेंगतियन पर टिक गई। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि यही वह 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला शिष्य है। कुछ ने दूसरों को सावधान रहने को कहा, क्योंकि उसने फाउंडेशन बिल्डिंग प्राप्त कर ली थी और संभव है कि वह अपनी असली ताकत अब तक छिपाए हुए हो। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आए। वे हंसते हुए कहने लगे कि लड़ाई शुरू होने के बाद नियम किसी को याद नहीं रहते। यदि वह आज मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार आज ली ज़ेंगतियन का जिंदा लौटना लगभग असंभव था। उसी समय उसका पहला विरोधी मंच पर आ गया। उसने घमंड से पूछा कि क्या ली ज़ेंगतियन में सचमुच इस मंच पर खड़े होने की हिम्मत है। ली ज़ेंगतियन ने शांत भाव से उत्तर दिया कि यदि उसका विरोधी यहां आ सकता है तो वह क्यों नहीं। विरोधी ने अपना घमंड दिखाते हुए कहा कि वह 2 वर्ष पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका है और आज अपने सारे अपमान का बदला इसी बेकार समझे जाने वाले 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाले लड़के से लेगा। लेकिन ली ज़ेंगतियन तनिक भी नहीं डरा। उसने आत्मविश्वास से कहा कि यदि सामने वाला स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता है तो वह सबसे पहले उसी को हराएगा। मैदान का वातावरण पल भर में तनाव से भर गया और सभी की निगाहें इस ऐतिहासिक मुकाबले पर टिक गईं। ली ज़ेंगतियन की चुनौती सुनते ही उसका विरोधी क्रोध से भर उठा। अगले ही क्षण उसने पूरी शक्ति के साथ हमला किया और ली ज़ेंगतियन को अपने सामने झुकने का आदेश दिया। लेकिन ली ज़ेंगतियन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा कि यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो उससे बदला लो। निर्दोष लोगों पर अपना गुस्सा निकालना कायरता है। विरोधी ने गुस्से में स्वीकार किया कि वह केवल इसलिए ली ज़ेंगतियन को कुचलना चाहता है क्योंकि उसकी नज़र में 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला उससे कमजोर होना चाहिए और वह ऐसे व्यक्ति से कभी हार नहीं सकता। जैसे ही विरोधी ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का प्रयोग किया, पूरा मैदान उसकी ताकत देखने लगा। लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ली ज़ेंगतियन ने बिना किसी हथियार के केवल अपने नंगे हाथों से उस विनाशकारी तकनीक को चकनाचूर कर दिया। विरोधी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी सबसे शक्तिशाली चाल एक 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाले साधक के सामने कैसे टूट गई। सभी को महसूस हुआ कि ली ज़ेंगतियन की गति इतनी तेज है कि उसके हमले की आवाज तक सुनाई नहीं देती। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यदि यह हमला किसी और पर हुआ होता तो मुकाबला उसी क्षण समाप्त हो गया होता। अब वही 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला लड़का सबकी नजरों में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अपनी हार स्वीकार न कर पाने वाला विरोधी बार बार चिल्लाने लगा कि ली ज़ेंगतियन उससे ऊपर नहीं हो सकता। तभी कई दूसरे शिष्य भी मैदान में उतर आए। उन्होंने घोषणा की कि वे 6 वर्षों से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे और अब नियमों की परवाह किए बिना सब मिलकर ली ज़ेंगतियन को खत्म कर देंगे। कुछ ही क्षणों में 5 शक्तिशाली शिष्य एक साथ ली ज़ेंगतियन को चारों ओर से घेर लेते हैं। दर्शकों में हलचल मच जाती है। सभी को लगता है कि चाहे ली ज़ेंगतियन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 5 लोगों का एक साथ सामना करना उसके लिए असंभव होगा। लेकिन ली ज़ेंगतियन के चेहरे पर डर की बजाय व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाई देती है। वह उन्हें याद दिलाता है कि कुछ देर पहले तक यही लोग उसके 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट का मजाक उड़ा रहे थे और अब उसी एक व्यक्ति से लड़ने के लिए 5 लोगों का सहारा ले रहे हैं।
उसकी बात सुनकर विरोधी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन ली ज़ेंगतियन उनकी हर चाल को मानो पहले से पढ़ चुका था। वह इतनी सहजता से उनके वारों से बचता है कि पांचों के हमले एक दूसरे पर ही पड़ने लगते हैं। वह व्यंग्य करते हुए पूछता है कि आखिर वे पांचों निशाना किस पर साध रहे हैं। कुछ ही क्षणों में पांचों बुरी तरह पराजित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मुकाबला समाप्त होने के बाद लुयू खुशी से उसके पास दौड़कर आता है। वह हंसते हुए कहता है कि आज ली ज़ेंगतियन ने उसकी सारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है और उसने कभी नहीं सोचा था कि मुकाबला इतना शानदार होगा। उसी समय सीनियर बहन और सीनियर भाई भी वहां पहुंचते हैं। सीनियर बहन उसकी जीत की प्रशंसा करती है और फिर अपने साथ खड़ी एक शर्मीली युवती का परिचय कराती है। वह बताती है कि यह उनकी सबसे छोटी जूनियर बहन शिया किंगयू है, जो गुरुजी की सबसे प्रिय शिष्या है। शिया किंगयू धीमी आवाज में केवल इतना कह पाती है कि ली ज़ेंगतियन का प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। ली ज़ेंगतियन विनम्रता से तीनों को प्रणाम करता है और स्वीकार करता है कि आज उसने अपनी पूरी ताकत सबके सामने दिखा दी है। उसे अंदाजा है कि अब आगे उसके लिए मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। सीनियर भाई सहमति जताते हुए कहते हैं कि आज उसने सचमुच बहुत उग्र प्रदर्शन किया है और अब पूरे संप्रदाय की नज़र उसी पर टिक चुकी है। सीनियर बहन उससे पूछती है कि जब उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा, तब भी उसने अपनी शक्ति खुलकर क्यों दिखाई। ली ज़ेंगतियन पहले तो कहता है कि शायद उसे और अधिक विनम्र रहना चाहिए था, लेकिन गुस्से ने उस पर काबू पा लिया। सीनियर बहन मुस्कुराकर उसकी बात काट देती है। उनके अनुसार यह केवल गुस्से का परिणाम नहीं था। उन्होंने साफ महसूस किया कि ली ज़ेंगतियन ने हर कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाया था। उसके भीतर अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। ली ज़ेंगतियन सम्मानपूर्वक स्वीकार करता है कि सीनियर बहन ने उसके मन की बात बिल्कुल सही समझी है। इसके बाद सीनियर बहन उसे गंभीर चेतावनी देती है। वह कहती है कि वह उसका उत्साह कम नहीं करना चाहती, लेकिन संप्रदाय में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने उसे अपना शत्रु बना लिया तो सबसे अधिक नुकसान उसी का होगा। यहाँ तक कि गुरुजी के संरक्षण में रहने के बावजूद उन्हें भी हर कदम सावधानी से रखना पड़ता है। ली ज़ेंगतियन आदरपूर्वक उनकी सीख स्वीकार करता है और वचन देता है कि वह इन बातों को हमेशा याद रखेगा। सीनियर भाई माहौल हल्का करते हुए कहते हैं कि जब तक वे दोनों उसके साथ हैं, उसे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे सब मिलकर उसका साथ देंगे। उनकी बात सुनकर शिया किंगयू भी उत्साह से कहती है कि अब वह सबसे छोटी नहीं रहेगी, बल्कि आगे से वह भी ली ज़ेंगतियन का ध्यान रखेगी। लेकिन उनकी बातचीत यही समाप्त नहीं होती। तभी विरोधी गुट की एक सीनियर बहन उनके सामने आ जाती है। वह तिरस्कार से कहती है कि किसी आंतरिक शिष्य का साथ मिल जाने से ली ज़ेंगतियन बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाएगा। संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्ग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और मुख्य बुजुर्ग के पास तो पहले से ही शिष्यों की संख्या पूरी हो चुकी है। उसके अनुसार चाहे ली ज़ेंगतियन प्रतियोगिता जीत भी जाए, अंत में उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं होगा। ली ज़ेंगतियन बिना विचलित हुए केवल इतना पूछता है कि फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। उसी समय रेफरी अगले मुकाबले की घोषणा कर देता है। मंच पर चढ़ने से पहले ली ज़ेंगतियन शांत स्वर में अपनी विरोधी से कहता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी बेवजह चलने वाली जुबान है। ये सुनकर वह सीनियर बहन क्रोध से भर उठती है और अगला मुकाबला शुरू होने के साथ ही पूरा मैदान फिर से उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगता है। रेफरी के अगले मुकाबले की घोषणा करते ही पूरा मैदान एक बार फिर उत्साह से भर उठा। ली ज़ेंगतियन और विरोधी गुट की सीनियर बहन आमने सामने खड़े हो गए। मुकाबला शुरू होते ही विरोधी सीनियर बहन ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन कुछ ही पलों में ली ज़ेंगतियन ने उसे पूरी तरह दबा दिया। उसका प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि विरोधी दर्द से कराह उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला साधक उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कर सकता है और उसे पराजित भी कर सकता है। ली ज़ेंगतियन ने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि यदि लड़ने का इरादा नहीं था तो उसे प्रतियोगिता के मंच पर आना ही नहीं चाहिए था। इसी बीच एक और विरोधी शिष्य आगे बढ़ाया। उसने ली ज़ेंगतियन को धक्का देते हुए घमंड से कहा कि अब यह मंच उसी का है और ली ज़ेंगतियन तुरंत हट जाए। उसने ताना मारा कि वह तो केवल लड़कियों पर हाथ उठाने वाला काया है। तभी मैदान में एक नया नाम गूंज उठा। लोगों की निगाहें अचानक एक शक्तिशाली युवक पर टिक गईं। भीड़ में खड़े कई शिष्य उत्साह से उसका नाम लेने लगे। वह था लेई हाओ, एक प्रसिद्ध 3 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला प्रतिभाशाली योद्धा। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने अकेले ही 25 शिष्यों को पराजित किया था। इतना ही नहीं, वह अत्यंत उच्च गुणवत्ता की औषधि गोलियां बनाने में भी निपुण था। उसके मैदान में उतरते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। अभी तक जो लोग ली ज़ेंगतियन की लगातार जीत देखकर हैरान थे, अब उन्हें लगने लगा कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। सभी की निगाहें ली ज़ेंगतियन और लेई हाओ पर टिक गईं। एक और वह साधारण समझा जाने वाला 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट वाला युवक था, जिसने अब तक हर विरोधी को चौंका दिया था, और दूसरी ओर संप्रदाय का प्रसिद्ध प्रतिभाशाली योद्धा, जिसकी ताकत और प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में चर्चित थी। लेकिन ज़ेंचियान बिना घबराए अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। सामने वाला उसकी कमजोर हालत का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक भी वार सहने लायक नहीं है और दावा करने लगा कि कुछ दिन पहले लगी चोट की वजह से उसका चेहरा खराब दिख रहा है, पर थोड़े से वार्म अप के बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जवाब में ज़ेंचियान ने साफ कर दिया कि हार का बहाना चोट नहीं हो सकती और असली वार्म अप तो वह उसी लड़ाई को बनाएगा। उसी समय एक तेज हमला बिजली की रफ्तार से ज़ेंचियान की ओर बढ़ा। देखने वालों ने उसकी गति देखकर कहा कि इतने शक्तिशाली योद्धा से हारना भी सम्मान की बात होगी। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत ज़ेंचियान अपनी जगह से बिना हिले खड़ा रहा।
उसने प्रतिद्वंद्वी को याद दिलाया कि वह पूरी ताकत से हमला कर चुका है, फिर भी उसका एक बाल तक बांका नहीं कर पाया। यह देखकर सामने वाला क्रोध से भर उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बिना बचाव किए उसके हमले को झेल सकता है। उसने अगला हमला और भी खतरनाक बना दिया। देखते ही देखते उसके हाथों से अग्निनाग प्रकट हुआ। दर्शकों में खलबली मच गई, क्योंकि ऐसा शक्तिशाली मंत्र केवल जूजी स्तर के साधक ही प्रयोग कर सकते थे। फिर भी ज़ेंचियान शांत रहा। दूसरी ओर कुछ लोगों को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। प्रतिद्वंद्वी खुद भी हैरान था, क्योंकि उसके घूंसे में प्रचुर मात्रा में वास्तविक चीख भरी हुई थी। उसका उद्देश्य ज़ेंचियान की साधना को हमेशा के लिए नष्ट करना था। उसके अनुसार केवल 5 आध्यात्मिक जड़ों वाला साधारण साधक इतनी शक्ति को अपनी नाड़ियों में सह ही नहीं सकता था, लेकिन ज़ेंचियान बिना किसी परेशानी के खड़ा था। तब ज़ेंचियान मुस्कुराया और स्वीकार किया कि अब उसने 3 आध्यात्मिक जड़ों वाले साधक की असली ताकत देख ली है। उसने प्रतिद्वंद्वी को फिर से पूरी शक्ति लगाने की चुनौती दे डाली। ये चुनौती सुनकर विरोधी पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने लगातार और भी अग्निनाग प्रकट कर दिए। दूर खड़े कुछ लोग ज़ेंचियान की चिंता कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं वह घायल न हो जाए, लेकिन उसके साथियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि लेइहाओ तो पहले ही हार चुका है। उन्होंने बताया कि शुरुआत से अंत तक ज़ेंचियान ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं किया था। वह केवल अपने शरीर की ताकत से लड़ रहा था, जबकि सामने वाला अपनी पूरी शक्ति झोंक चुका था। उनके अनुसार ज़ेंचियान तो बस उससे खेल रहा था और बड़े बुजुर्गों की चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उधर लेइहाओ ने 2 अग्निनागों से बात नहीं बनी तो 3 अग्निनाग एक साथ छोड़ दिए। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार जीत उसी की होगी, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी अपनी शक्ति कम होने लगी। वह भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 आध्यात्मिक जड़ों वाला होने के बावजूद वह 5 जड़ों वाले साधारण लड़के से भी जीत नहीं पा रहा है। दूसरी ओर ज़ेंचियान बिल्कुल शांत था। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या अब कोई आखिरी चाल बची है या बस इतनी ही ताकत थी। इसी क्षण लड़ाई ने अचानक नया मोड़ ले लिया। ज़ेंचियान के हाथों में रहस्यमयी आइस ब्रेकिंग मिरर दिखाई दिया। ये वही खतरनाक हथियार था जो जूजी के उत्तरार्ध के साधकों को भी घुटनों पर ला सकता था। लेइहाओ की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि यह हथियार अचानक ज़ेंचियान के हाथों में कैसे पहुंचा और उसकी गति इतनी असंभव कैसे हो सकती है। दूर खड़े कुछ बुजुर्ग भी घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ज़ेंचियान सचमुच सामने वाले को हमेशा के लिए अपंग बना देगा। तभी उन्होंने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की और जोर से चिल्लाकर लड़ाई रोकने का आदेश दिया। जैसे ही बुजुर्गों ने लड़ाई रोकने की कोशिश की, ज़ेंचियान के भीतर वर्षों से दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। उसने सबके सामने सवाल किया कि जब लेइहाओ खुलेआम उसकी जान लेने पर तुला हुआ था, तब किसी ने उसे क्यों नहीं रोका। लेकिन जैसे ही उसने पलटवार किया, सभी उसे अपराधी मानकर रोकने दौड़ पड़े। उसके लिए ऐसा न्याय पूरी तरह हास्यास्पद था। तभी अखाड़े में विजेता की घोषणा हुई और पूरे मैदान में गूंज उठा कि इस मुकाबले का विजेता ली ज़ेंचियान है। मुकाबले के समाप्त होते ही एक वरिष्ठ ने ज़ेंचियान से वह रहस्यमयी वस्तु मांगी जो उसने लड़ाई के दौरान छीनी थी। ध्यान से देखने पर उन्होंने पुष्टि की कि वह वास्तव में अत्यंत खतरनाक आइस ब्रेकिंग मिरर था। ज़ेंचियान हैरान था कि इतनी जहरीली और दुष्ट वस्तु किसी साधारण शिष्य के पास कैसे पहुंच सकती है। उसके साथियों ने भी उत्सुकता से पूछा कि क्या यह हथियार वास्तव में इतना भयावह है। वरिष्ठ ने गंभीर स्वर में समझाया कि यदि इस दर्पण की रोशनी किसी साधक पर पड़ जाए तो उसकी आत्मा गहराई तक दूषित हो जाती है। भविष्य में उसकी साधना के दौरान मानसिक राक्षस उत्पन्न होते हैं और उसका साधना मार्ग हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सबसे भयानक बात यह थी कि यह हथियार बिना किसी आहट के अपना असर करता था और इससे बच निकलना लगभग असंभव था। ये सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। एक साथी ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि जैसे ही उसने लेइहाओ के हाथ में सफेद रोशनी चमकते देखी, उसने तुरंत झपटकर ये दर्पण उससे छीन लिया था। ज़ेंचियान स्वयं भी उसे ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन वरिष्ठ ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दर्पण का उल्टा प्रभाव सक्रिय हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस हथियार को तुरंत न्याय भवन में जमा कराया जाएगा, ताकि संप्रदाय के उच्च अधिकारी लेइहाओ की पृष्ठभूमि और इस दुष्ट वस्तु के स्रोत की पूरी जांच कर सकें। उधर दूसरी ओर लेइहाओ की हार की खबर उसके समर्थकों तक पहुंच चुकी थी। वे क्रोध से आग बबूला थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 छोटे अग्निनागों को भी नियंत्रित न कर पाने वाला लेइहाओ एक साधारण 5 जड़ों वाले लड़के से हार गया। उनके अनुसार उसने उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी। तभी उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि 2 9 चक्र पुनर्जन्म गोलियां तुरंत शिखर स्वामी तक पहुंचा दी जाएं। उनका कहना था कि केवल एक और साधारण आध्यात्मिक जड़ों वाले व्यक्ति की बलि देकर वे किसी भी 2 या 3 जड़ों वाले साधक को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट हो गया कि पर्दे के पीछे कोई अत्यंत भयावह और गुप्त योजना चल रही थी। कुछ समय बाद अचानक लेइहाओ की रहस्यमयी मृत्यु की खबर फैल गई। शुरुआत में उसकी हालत सामान्य थी और सभी को लगा था कि कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक उसके शरीर के भीतर से भीषण रक्तस्राव शुरू हुआ और देखते ही देखते उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उसकी मृत्यु इतनी विचित्र थी कि न्याय भवन के अधिकारियों को तुरंत संदेह हो गया कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि इस पूरे रहस्य की गहराई से जांच की जाएगी। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक वरिष्ठ महिला ने बताया कि उसने एक अफवाह सुनी है, जिसके अनुसार जब लेइहाओ ने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश किया था तब उसके पास 4 आध्यात्मिक जड़ें थीं, लेकिन उसकी मृत्यु के समय उसके पास केवल 3 आध्यात्मिक जड़ें रह गई थीं। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए।
अधिकारियों का कहना था कि किसी मनुष्य की आध्यात्मिक प्रतिभा जन्म से तय होती है और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जीवन के बीच में अपनी आध्यात्मिक जड़ों की संख्या बदल सके। फिर भी यदि यह बात सच निकली तो इसका अर्थ होगा कि कोई ऐसा गुप्त तरीका मौजूद है जिससे किसी की आध्यात्मिक जड़ों को बदलकर उसकी प्रतिभा बढ़ाई जा सकती है। वरिष्ठों ने तुरंत इस संभावना के भयानक परिणामों पर विचार किया। यदि वास्तव में ऐसा कोई तरीका मौजूद था तो पूरा साधना जगत उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और यदि वह विधि दूसरों की बलि देकर शक्ति प्राप्त करने पर आधारित थी तो पूरा संप्रदाय अराजकता में डूब जाता। न्याय भवन ने घोषणा की कि यदि यह सिद्ध हो गया कि प्रवेश के समय लेहाओं के पास सचमुच 4 आध्यात्मिक जड़ें थीं, तो वे धरती आसमान एक करके भी इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। इसी बीच वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ज़ेनचियान ने महसूस किया कि जो लोग पहले उससे दूरी बनाए रखते थे अब उसके प्रति अपनापन दिखाने लगे थे। उसके साथ ही उसके निवास स्थान पर पहुंचे तो उसकी आलीशान हवेली देखकर दंग रह गए। एक ने मजाक में कहा कि उसकी अपनी झोपड़ी तो इसके सामने सुअर के बाड़े जैसी लगती है। ज़ेनचियान ने हंसते हुए उसे अपने साथ यहीं रहने का निमंत्रण दिया और बताया कि यहाँ बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। लेकिन उसका साथी मुस्कुराकर बोला कि वह साधारण जीवन का आदी है और इतनी भव्य जगह पर उसे चैन की नींद भी नहीं आएगी। तभी एक वरिष्ठ भाई वहां पहुंचे और ज़ेनचियान के लिए एक विशेष आध्यात्मिक रत्न लेकर आए। उन्होंने बताया कि मूल रूप से वे उसे हथियार चुनने के लिए बेलेन पवेलियन ले जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हुई घटनाओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसलिए वे उसकी सुरक्षा के लिए ये दुर्लभ पेंडेंट लाए थे। उस पेंडेंट में मन को शांत रखने की अद्भुत शक्ति थी। उसे पहनने से साधना अधिक स्थिर होती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह किसी भी जूजी स्तर के साधक के 3 आध्यात्मिक हमलों को रोक सकता था। ज़ेनचियान ने उसे अत्यंत मूल्यवान उपहार मानकर स्वीकार किया, जबकि उसके साथी ने सलाह दी कि केवल पेंडेंट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। असली सुरक्षा तो अपनी स्वयं की विद्या और साधना से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वह ज़ेनचियान को आध्यात्मिक हमलों से बचाव की विशेष तकनीक सिखाएगा। उसी समय संप्रदाय के भीतर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कई शिष्य आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे कि ली ज़ेनचियान ने अवश्य ही कोई ऐसी दुष्ट विद्या सीख ली है जो दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल सकती है। कुछ लोग उन्हें चुप रहने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि अगर ऐसी बातें बाहर फैल गईं तो पूरे साधना जगत में हंगामा मच जाएगा। लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। लोग सवाल उठा रहे थे कि जो साधक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा तक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, वह 3 आध्यात्मिक जड़ों वाले शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को कैसे हरा सकता है। कुछ ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि उसने कोई काला जादू सीख लिया है। हर्बल गार्डन में काम करने वाले एक शिष्य ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कई शिष्य और जड़ी बूटियों की देखभाल करने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। ये सुनकर कुछ लोगों ने संदेह जताया कि कहीं इन सब घटनाओं के पीछे ली ज़ेनचियान ही तो नहीं है। अंत में कई शिष्यों ने बुजुर्गों से मांग की कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसके पास कोई गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। इन अफवाहों से अनजान ज़ेनचियान अपने वरिष्ठ भाई के साथ साधना कर रहा था। वरिष्ठ ने उसे समझाया कि जिंदन गोल्डन को अवस्था से पहले साधकों की चेतना को लिंशी कहा जाता है और उसके बाद वही शेंशी यानी दिव्य चेतना बन जाती है। उन्होंने बताया कि चेतना जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, साधक उतनी ही गहराई से प्रकृति के नियमों को समझ सकेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि चेतना पर होने वाले हमले सबसे अधिक गुप्त और घातक होते हैं। यदि किसी की चेतना घायल हो जाए तो साधारण सिरदर्द से लेकर पूरी साधना के नष्ट हो जाने तक की स्थिति पैदा हो सकती है, यहाँ तक कि इंसान अपनी मानसिक स्थिरता भी खो सकता है। वरिष्ठ ने आगे कहा कि अखाड़े में ज़ेनचियान की शारीरिक शक्ति असाधारण है, लेकिन चेतना की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए उन्होंने उसे 9 परत ढाल 9 लेयर शील्ड नामक दुर्लभ रक्षा तकनीक सिखाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने साथी से इसका प्रदर्शन करने को कहा। उसने अपनी चेतना से ढाल बनाई, जिसकी चमक देखकर वरिष्ठ ने बताया कि वह पहले ही 3री परत तक पहुंच चुका है और उसकी ढाल लगभग आधे घंटे तक किसी भी मानसिक हमले से रक्षा कर सकती है। अब बारी ज़ेनचियान की थी। उसे निर्देश दिया गया कि वह अपनी चेतना से उस ढाल पर हल्का सा आक्रमण करे और सावधान रहे कि आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग न करे, क्योंकि ढाल टूटने पर उसका उल्टा प्रभाव उसी पर पड़ सकता है। उसका साथी भी चिंतित होकर उसे सावधानी बरतने की सलाह देने लगा। लेकिन जैसे ही ज़ेनचियान ने अपनी चेतना का बहुत छोटा सा हिस्सा प्रयोग किया, वरिष्ठ भीतर ही भीतर चौंक उठे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अगले ही पल ढाल टूटने की कगार पर पहुंच गई। साथी भयभीत होकर बोला कि यह लड़का केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि चेतना की शक्ति में भी अत्यंत भयानक है। उसने उत्साहित होकर कहा कि यदि ज़ेनचियान इस रक्षा विद्या में निपुण हो गया तो प्रतियोगिता का विजेता बनना लगभग तय है। लेकिन ज़ेनचियान के लिए जीत का अर्थ कुछ और था। उसने शांत स्वर में पूछा कि विजेता बनने से आखिर मिलेगा क्या। साथी ने समझाया कि प्रतियोगिता जीतने वाले को मुख्य शिष्य का दर्जा मिलेगा और उसे वही सम्मान तथा सुविधाएं प्राप्त होंगी जो बड़े बुजुर्गों को मिलती हैं। किसी साधारण शिष्य के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। फिर भी ज़ेनचियान के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कि यदि दूसरों की बलि देकर या अन्याय के सहारे ऐसा पद मिलता है तो वह ऐसा सपना कभी नहीं देखना चाहता। अभ्यास समाप्त होने के बाद साथी ने उसे एक औषधि दी और अगले दिन होने वाले बड़े मुकाबले की तैयारी करने को कहा। लेकिन रात में ज़ेनचियान गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो केवल हल्का सा मानसिक आक्रमण किया था, फिर भी सामने वाले की ढाल लगभग नष्ट कैसे हो गई।
उसकी चेतना इतनी असाधारण कैसे हो सकती थी? तभी उसके भीतर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह स्वयं को सृष्टि का दिव्य कलश डिवाइन कॉल्ड्रंस ऑफ क्रिएशन बता रही थी। उसने ज़ेनचियान को डांटते हुए कहा कि उसकी असाधारण चेतना का कारण वही है। जब तक कोई साधक जिंदन स्तर से नीचे है, वह ज़ेनचियान की चेतना को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर ज़ेनचियान ने आश्चर्य से पूछा कि फिर उसे इस रक्षा ढाल की आवश्यकता ही क्या है? रहस्यमयी आत्मा ने उत्तर दिया कि अधिक विद्या सीखना कभी नुकसानदेह नहीं होता। चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अतिरिक्त ज्ञान हमेशा भविष्य में काम आता है। अगले दिन जब ज़ेनचियान बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसके खिलाफ फैली अफवाहें अब पूरे संप्रदाय में फैल चुकी थीं। कई शिष्य उससे दूरी बना रहे थे। कुछ लोग उसे दूसरों की ऊर्जा निगलने वाला दुष्ट साधक कह रहे थे, जबकि कुछ दावा कर रहे थे कि हर्बल गार्डन से गायब हुए सभी लोगों के पीछे भी वही जिम्मेदार है। ये सब सुनकर उसके साथ चल रही वरिष्ठ बहन ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि इन बेकार की बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रास्ते में उन्होंने उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्य बुजुर्ग इस प्रतियोगिता के बाद केवल एक ही शिष्य चुनेंगे और संभव है कि उसके बाद दोनों की मुलाकात भी न हो। इसलिए उन्होंने जानना चाहा कि ज़ेनचियान आखिर किस बुजुर्ग का शिष्य बनना चाहता है। इसी बीच प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस बार परीक्षा केवल युद्ध की नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और जीवित रहने की थी। सभी शिष्यों को बताया गया कि अगला मुकाबला वुचांग पर्वत की चोटी तक पहुंचने का होगा। शिखर पर एक ध्वज लगाया गया था और जो भी उसे लाकर निर्धारित भट्टी में स्थापित करेगा, पहले 15 स्थानों में आने वाले सभी प्रतियोगियों को मुख्य शिष्य बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन बुजुर्गों ने साथ ही कठोर चेतावनी भी दी कि इस पर्वत पर केवल पहाड़ की कठिनाइयों से ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगियों से भी लड़ना होगा। जरा सी गलती किसी की भी जान ले सकती है। यहाँ कोई नियम नहीं होंगे और केवल प्रतिभा, साहस, भाग्य और जीवित रहने की क्षमता ही विजेता का फैसला करेगी। इसी बीच वरिष्ठ बहन अपने भाई से मिली। भाई ने पूछा कि क्या कोई अभी भी उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने चिंता जताई कि ज़ेनचियान भी इसी परीक्षा में भाग ले रहा है और सुझाव दिया कि उन्हें जाकर मुकाबला देखना चाहिए। तभी एक अन्य वरिष्ठ ने बताया कि प्रतियोगिता वुचांग पर्वत पर हो रही है और इसे पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। ये सुनते ही बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानती थी कि वुचांग पर्वत साधारण स्थान नहीं है। उसने हैरानी से कहा कि इतने खतरनाक पर्वत को परीक्षा के लिए चुनना किसी पागलपन से कम नहीं है। बिना एक पल गंवाए उसने अपने भाई के साथ तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। उधर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। जैसे ही ज़ेनचियान पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं कर रही। यहाँ तक कि उसकी कमर पर बंधा साधारण सामान भी असामान्य रूप से भारी लगने लगा। हर कदम के साथ दबाव कई गुना बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसकी पीठ पर विशाल चट्टान रख दी गई हो। कुछ देर बाद उसने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली, ये पर्वत हर व्यक्ति की अपनी शक्ति के अनुसार दबाव बढ़ाता है। जो साधक जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उस पर उतना ही अधिक भार पड़ेगा। अर्थात किसी की ताकत यहाँ उसका लाभ नहीं बल्कि उसकी परीक्षा बनने वाली थी। चढ़ाई के दौरान अचानक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह निष्क्रिय हो गई। तभी उसे आसपास किसी अनजान उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने जोर से पुकारा कि जो भी छिपा है सामने आए, लेकिन जवाब में केवल लोगों की भयभीत चीखें सुनाई दी। हर ओर जान बचाकर भागने की आवाजें गूंज रही थीं। ज़ेनचियान समझ गया कि कोई बड़ा खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है और उसकी जान वास्तविक संकट में है। दूर बैठे बुजुर्ग पूरी परीक्षा पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि वुचांग पर्वत लगभग 500 ज़ैंग ऊंचा है और इसकी रहस्यमयी शक्ति शरीर तथा आत्मा दोनों पर एक साथ दबाव डालती है। साधारण शिष्य 300 ज़ैंग तक पहुंचते पहुंचते ही थककर चूर हो जाते हैं। वहीं दूसरे बुजुर्ग ने ज़ेनचियान की दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भले ही उसकी आध्यात्मिक जड़ें साधारण मानी जाती हो, लेकिन उसका साहस और परिश्रम असाधारण है। यदि वह किसी तरह पहले 15 स्थानों में पहुंच गया तो वे स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। लेकिन सभी बुजुर्ग एक जैसी सोच नहीं रखते थे। एक प्रभावशाली वरिष्ठ ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आधा दिन बीत चुका है और अभी तक कोई भी आधी चढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। उसके अनुसार ली ज़ेनचियान तो अब तक निश्चित रूप से प्रतियोगिता से बाहर हो चुका होगा। उसने गर्व से कहा कि इस पर्वत को परीक्षा के लिए चुनना बिल्कुल सही निर्णय था, क्योंकि इससे योग्य और अयोग्य शिष्यों में आसानी से अंतर किया जा सकता है। दूसरे बुजुर्ग ने उसे टोका और कहा कि जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभी केवल आधा रास्ता तय हुआ है और ज़ेनचियान अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। फिर भी वह वरिष्ठ अपनी बात पर अड़ा रहा और दावा करता रहा कि आगे का दबाव इतना अधिक होगा कि ज़ेनचियान किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी दौरान पर्वत के नीचे खड़े उसके साथी भी चिंतित हो उठे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब ज़ेनचियान दिखाई नहीं दिया तो उन्हें लगा कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वरिष्ठ बहन ने उन्हें शांत करते हुए बताया कि इस पर्वत पर सबसे बड़ा खतरा केवल 2 चीजें हैं, रहस्यमयी भूतिया बेल जो साधकों को घंटों तक बांधकर रख सकती है, और भयावह अंधेरी घाटी जहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति अक्सर वापस नहीं लौटता। उसने भरोसा दिलाया कि पर्वत इतना विशाल है कि किसी का सीधे उन खतरों से टकरा जाना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन उसके साथी ने घबराकर पूछा कि यदि दुर्भाग्य से वह सचमुच उनमें फंस गया तो क्या होगा। बहन ने कहा कि इसकी संभावना 1000 में केवल 1 है और उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा उसके साथ नहीं होगा। उधर पर्वत पर ज़ेनचियान को अचानक घनी काली धुंध ने चारों ओर से घेर लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह साधारण धुंध नहीं है।
इस स्थान पर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य गति से समाप्त होने लगी। उसे एहसास हुआ कि यदि वह जल्दी कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया तो अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेगा। तभी उसे किसी अदृश्य प्राणी की उपस्थिति महसूस हुई। वह उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन बार बार उस पर हमले हो रहे थे। हर हमला उसकी जान के लिए खतरा बनता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना दिखाई देने वाले शत्रु से कैसे लड़ा जाए। नीचे खड़ी वरिष्ठ बहन मन ही मन उसकी सफलता की कामना कर रही थी। उसी समय पर्वत पर एक और प्रतियोगी, जो सबसे पहले चढ़ाई शुरू करने वाला था, अचानक घबराकर चिल्लाने लगा। उसे लगा था कि वह सबसे आगे है, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को सबसे पीछे पाया। निराशा में डूबकर उसने निर्णय लिया कि यदि वह ईमानदारी से नहीं जीत सकता तो अब केवल दूसरों से झंडा छीनकर ही आगे बढ़ेगा। नीचे से ये दृश्य देखने वाले लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह हवा में हाथ क्यों मार रहा है। तभी किसी ने बताया कि वह वास्तव में एक शक्तिशाली भ्रम में फंस चुका है और उसे काल्पनिक झंडा दिखाई दे रहा है। इधर पूरी रात संघर्ष करने के बाद आखिरकार सुबह हुई। ज़ेन चियान ने राहत की सांस ली, क्योंकि अंधेरे में उसका पीछा करने वाले रहस्यमयी जीव कुछ समय के लिए गायब हो चुके थे। लेकिन तभी उसने एक और भयावह रहस्य खोज निकाला। उसे समझ आया कि सूरज की रोशनी में उसकी परछाई बन रही है और वे अदृश्य जीव सीधे उसी परछाई पर हमला कर रहे हैं। यदि उसकी परछाई नष्ट हो गई तो उसकी अपनी मृत्यु निश्चित थी। उसने तुरंत समझ लिया कि बिना परछाई के वे जीव उसे पहचान ही नहीं सकते। यही उसकी जीवित बचने की पहली उम्मीद थी। इसी सोच के साथ उसने दूर दिखाई दे रहे एक रास्ते की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन लगातार बीते पूरे दिन की थकान और ऊर्जा की कमी उसके शरीर को लगभग जवाब देने पर मजबूर कर चुकी थी। अब उसे किसी भी कीमत पर इस रहस्यमयी अंधेरी घाटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। अंधेरी घाटी के भीतर लगातार संघर्ष करते हुए ली ज़ेनचियान का शरीर पूरी तरह थक चुका था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जो उसे उसकी सारी चीजें सौंप देने के लिए कह रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये लगातार थकान और काली धुंध का असर है और उसे मतिभ्रम होने लगा है। लेकिन अगले ही क्षण एक परिचित आवाज सुनाई दी, जो किसी को रोकते हुए कह रही थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती और सामने वाले को जाने देना चाहती है। ज़ेनचियान ने हैरानी से चारों ओर देखा और पूछा कि क्या सामने मौजूद व्यक्ति सचमुच वही है जिसे वह पहचानता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले को वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा। दूसरी ओर वरिष्ठ बहन को भी अपने सामने दो ली ज़ेनचियान दिखाई दे रहे थे। उसने स्पष्ट कहा कि उसे किसी का झंडा नहीं चाहिए और यदि जीतना है तो केवल निष्पक्ष मुकाबले के माध्यम से। ये सुनकर ज़ेनचियान और भी उलझ गया। उसने समझाने की कोशिश की कि वह पहले भूतिया बेलों में फंसा हुआ था और अब इस अजीब काली धुंध के भीतर भटक रहा है। बहन ने पूछा कि बाकी प्रतियोगी कहाँ हैं। ज़ेनचियान ने बताया कि वे सभी पीछे रह गए हैं, लेकिन साथ ही वह स्वयं भी असमंजस में था कि जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वह वास्तविक है या केवल भ्रम। धीरे धीरे उसके मन में ये स्पष्ट होने लगा कि पूरा क्षेत्र एक विशाल मायाजाल है और जो कुछ दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर बाहर से ये दृश्य देख रहे बुजुर्गों ने तुरंत पहचान लिया कि ज़ेनचियान जिस स्थान पर पहुंच गया है वह साधारण धुंध नहीं बल्कि कुख्यात अंधेरी घाटी है। ये देखकर वे घबरा उठे। एक बुजुर्ग ने तुरंत प्रतियोगिता रोकने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उनके अनुसार यदि कोई साधक इस घाटी में अधिक समय तक फंस जाए तो उसके जीवित लौटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। लेकिन उसी समय विरोधी पक्ष के एक प्रभावशाली बुजुर्ग ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि यदि अब प्रतियोगिता रोक दी गई तो 2 दिनों की पूरी परीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। उसके अनुसार जो भी इस पर्वत पर आया है वह अपनी किस्मत खुद लेकर आया है और यदि कोई अंधेरी घाटी में फंस गया है तो यह उसकी बदकिस्मती है। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग क्रोधित हो उठे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि यदि ली ज़ेनचियान किसी तरह इस अंधेरी घाटी से जीवित बाहर निकल आया तो वे स्वयं उससे क्षमा मांगेंगे और उसे अपना विशेष शिष्य बना लेंगे। तभी तीसरे कप्तान ने भी विरोध करते हुए कहा कि यह सब केवल पक्षपात है और कुछ लोग जानबूझकर ज़ेनचियान को मरते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत सुरक्षा घेरा सक्रिय करने और सभी प्रतियोगियों को खतरे की चेतावनी देने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों बाद पर्वत पर घोषणा गूंज उठी। सभी फंसे हुए शिष्यों को चेतावनी दी गई कि यदि वे अंधेरी घाटी से जीवित निकलना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर फंसाना होगा। ये सुनते ही पूरे पर्वत पर भय फैल गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेचैन हो उठा। ज़ेनचियान ने भी इस घोषणा को सुना। काफी देर तक सोचने के बाद उसे समझ में आया कि अंधेरी घाटी का नियम यही है कि बाहर निकलने के लिए किसी और को अपनी जगह फंसाना पड़ता है। तभी उसकी नजर उसी व्यक्ति पर पड़ी जिसने पहले उसे फंसाने की कोशिश की थी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि शायद उसी को बलि बनाकर वह स्वयं बच सकता है। लेकिन तभी उसने देखा कि दूसरे शिष्य एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। कोई खतरे की दिशा बताकर स्वयं बचने की कोशिश कर रहा है तो कोई दूसरों को रास्ते से हटाकर अपनी जान बचाना चाहता है। ये सब देखकर ज़ेनचियान के मन में गहरा क्रोध उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि स्वार्थी लोग अपनी जान बचाने के लिए बिना झिझक दूसरों की बलि चढ़ा देते हैं और ऐसे लोगों को उनके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलना चाहिए। उसी समय उसे एहसास हुआ कि बाहर बैठे बड़े बुजुर्ग लगातार उसी पर नजर रखे हुए हैं और उसकी हर गतिविधि देख रहे हैं। लेकिन अंधेरी घाटी का सबसे खतरनाक प्रभाव अब उसके मन पर पड़ने लगा था। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ अपमान और पीड़ा उभरने लगी। उसे लगने लगा कि पूरा संप्रदाय उसकी हार चाहता है। हर व्यक्ति केवल इसलिए उसे तुच्छ समझता है क्योंकि उसके पास 5 आध्यात्मिक जड़ें हैं। उसके भीतर का आक्रोश फूट पड़ा। वह स्वयं से सवाल करने लगा कि क्या वो लिंगन होना कोई अपराध है।
उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह पूरी दुनिया को साबित करके रहेगा कि उसकी कीमत केवल उसकी आध्यात्मिक जड़ों से नहीं आंकी जा सकती। इसी समय उसके भीतर मौजूद रहस्यमय आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने शांत स्वर में ज़ेनचियान को समझाया कि वह उन लोगों की बातों से क्यों विचलित हो रहा है। उसने याद दिलाया कि उसे स्वयं प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके पास सृष्टि का दिव्य कलश जैसी अद्वितीय शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है। यदि उसके पास इतने महान संसाधन हैं तो फिर दूसरों से न्याय की अपेक्षा करने का क्या अर्थ है। आत्मा ने पहली बार उसके सामने सबसे बड़ा रहस्य भी प्रकट किया। उसने बताया कि उसकी 5 आध्यात्मिक जड़ें वास्तव में साधारण वू लिंगन नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ और सर्वोच्च कॉस्मिक लिंगन है। यही कारण है कि उसकी क्षमता सामान्य साधकों से कहीं अधिक है। ये सत्य सुनते ही ज़ेनचियान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह भावनाओं में बहकर आवश्यकता से अधिक बोल गया था। आत्मा ने उसे समझाया कि जितनी बड़ी शक्ति किसी के पास होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आती है। इसलिए उसे भय या क्रोध में निर्णय लेने के बजाय धैर्य और बुद्धिमानी से आगे बढ़ना चाहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के बाद ज़ेनचियान ने आत्मा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उसने पूछा कि इस जानलेवा अंधेरी घाटी से जीवित बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है या नहीं। तभी उसके मन में एक साहसी विचार आया। उसने महसूस किया कि यदि आग की शक्ति उस भयानक प्रेतात्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है तो वह अपने शरीर की बची हुई सारी आध्यात्मिक शक्ति एक ही बार में झोंक देगा और उस राक्षसी सत्ता को हमेशा के लिए राख में बदल देगा। उधर पर्वत के बाहर खड़े सभी वरिष्ठ इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ली झेंगतियन तीसरी सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसने यह असंभव काम भी कर दिखाया। कई वरिष्ठों के मन में उसके लिए सम्मान जाग उठा। उन्हें लगा कि इतना प्रतिभाशाली शिष्य उनकी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा तो ये पूरे संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ वरिष्ठों ने तेई गो के पक्षपात की खुलकर आलोचना की। तेई जोग ने भी स्वीकार किया कि भले ही ली झेंगतियन के पास केवल 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ हो, लेकिन पहली सीढ़ी का संकट पार करना उसके असाधारण मानसिक संकल्प का प्रमाण था। वह नहीं चाहता था कि ऐसा होनहार युवक उस बंद परीक्षा में सड़कर मर जाए। मगर जल्द ही सभी को एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ली झेंगतियन दूसरी सीढ़ी के उस रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच चुका था जहां बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। वहां की रक्षात्मक व्यवस्था उसकी आध्यात्मिक शक्ति को सीमित कर रही थी और लोहे जैसे बंद बक्से के भीतर केवल उसकी अपनी क्षमता की परीक्षा ली जा रही थी। जब तक वह स्वयं भीतर से रास्ता नहीं बनाता तब तक कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था। इस बीच ली झेंगतियन खुद को एक पूरी तरह बंद लोहे के बक्से में कैद पाया। चारों ओर न कोई दरवाजा था, न कोई दरार और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। उसने महसूस किया कि ताइक्सू संप्रदाय के पास सचमुच अनगिनत रहस्यमयी और विचित्र खजाने हैं। तभी उसकी नजर फिर उसी प्रेतात्मा पर पड़ी जिसने बाहर आग जलने पर दूरी बना ली थी और आग बुझते ही दोबारा हमला कर दिया था। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। अब वह प्रेतात्मा भी उसी बंद लोहे की जेल में फंसी हुई थी जहां हवा तक का एक झोंका नहीं पहुंच सकता था। ली झेंगतियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। यदि यह राक्षसी सत्ता सचमुच आग से डरती है तो इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसने बिना देर किए अपनी पूरी शक्ति के साथ अग्नि प्रकट कर दी। पहले तो वह प्रेतात्मा पीछे हटती दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने पलटकर हमला कर दिया। ली झेंगतियन समझ गया कि यह कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली उच्च स्तरीय अस्तित्व है जिसे इतनी छोटी आग से हराना असंभव होगा। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही बार में अग्नि में बदल दी और पूरे बक्से को भीषण लपटों से भर दिया। अब यह जीवन और मृत्यु की अंतिम बाजी थी। या तो वह जीवित बचेगा या फिर वह प्रेतात्मा। कुछ ही क्षणों बाद भयंकर गर्मी के बीच लोहे का विशाल बक्सा पिघलने लगा और प्रेतात्मा भी उस अग्नि के प्रचंड प्रहार को सहन नहीं कर सकी। बाहर खड़े वरिष्ठों को अभी तक ये नहीं मालूम था कि भीतर क्या हो रहा है। तेई जोग ने दृढ़ स्वर में घोषणा की कि यदि ली झेंगतियन वूचान पर्वत से जीवित लौट आया तो वह उसे अपना निजी शिष्य अवश्य बनाएगा। ये सुनकर चिमोन क्रोधित हो उठा। उसे याद था कि तेई जोग ने पहले कहा था कि जैसे ही ली झेंगतियन बाहर निकलेगा वह उसकी सहायता करेगा, लेकिन अब वही व्यक्ति उससे स्वयं नीचे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक सबकी निगाहें पर्वत की ओर उठ गईं। किसी ने उत्साहित होकर चिल्लाकर बताया कि ली झेंगतियन जीवित बाहर निकल आया है। तुरंत कई वरिष्ठ उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी को समझ में आ गया कि इस युवक को उनकी सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने अपने बल पर वह परीक्षा पार कर ली थी जिसे असंभव माना जा रहा था। अब वही वरिष्ठ जो कुछ समय पहले उसकी उपेक्षा कर रहे थे उसे अपना शिष्य बनाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। कोई कहता कि उसके पास सबसे अधिक संसाधन है, कोई दावा करता कि वही उसे सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है, जबकि चिमोन स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देता है कि ली झेंगतियन उसी का शिष्य बनेगा और वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार हर वह चीज देगा जिसकी उसे आवश्यकता होगी। मगर अंत में एक वरिष्ठ सबको शांत कर देता है और याद दिलाता है कि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी अंतिम सीढ़ी शेष है और बाकी शिष्यों का परिणाम भी देखना बाकी है। उधर दूसरी ओर ज़ोउ वेनकियांग का असली स्वभाव सामने आ चुका था। जीत की लालसा में अंधा होकर वह अपने ही साथियों की हत्या करने पर उतारू था। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि वह सबको खत्म कर देगा, पहला स्थान उसी का होगा और वही संप्रदाय के मालिक का मुख्य शिष्य बनेगा। उसे विश्वास था कि कुछ लोगों की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले लोग छोटी बातों की परवाह नहीं करते। उसके अनुसार यदि वह अपने साथियों को मार भी देगा तो किसी को इसका पता नहीं चलेगा। बाहर बैठे वरिष्ठ ये सब देखकर शर्मिंदा हो गए। उनमें से एक को तो इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने कभी सबके सामने इस मूर्ख की प्रशंसा की थी। अब उसका मन कर रहा था कि वहीं जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दे।
लेकिन जब वैन याओ ने शानदार प्रदर्शन किया तो सभी वरिष्ठों ने उसकी खुलकर प्रशंसा की और चिमोन को बधाइयां देने लगे कि उसे एक योग्य शिष्य मिल गया है। इसी दौरान ली झेंगतियन वुचान पर्वत की तीसरी सीढ़ी पर बने रहस्यमय आध्यात्मिक मंच पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। वहां का दबाव इतना प्रचंड था कि सामान्य व्यक्ति एक पल भी टिक नहीं सकता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चेहरे पर किसी प्रकार की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर की साधना के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग 7वां हिस्सा वापस लौट आया। उसने महसूस किया कि फिलहाल इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। चारों ओर फैले उस पवित्र स्थान को देखकर उसके मन में गहरा सम्मान और श्रद्धा जाग उठी। दूसरी ओर तेई गो ने सभी वरिष्ठों के सामने स्वीकार किया कि उससे ली झेंगतियन को पहचानने में भूल हुई थी। उसने खुले शब्दों में कहा कि यदि उसने वादा किया है कि वह ली झेंगतियन को अपना शिष्य बनाएगा तो वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। उसने स्वयं को बाहरी द्वार के वरिष्ठों का प्रमुख बताते हुए दावा किया कि उसके पास सबसे अधिक संसाधन और शक्ति है, इसलिए केवल उसके मार्गदर्शन में ही ली झेंगतियन भविष्य में संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा योगदान दे सकेगा। उसके इस दावे पर अन्य वरिष्ठों ने व्यंग्य किया और याद दिलाया कि वही व्यक्ति पहले उसे मरने के लिए छोड़ चुका था, जबकि अब सबसे आगे बढ़कर उसे अपना शिष्य बनाने की बात कर रहा है। फिर भी वे यह मानने पर मजबूर थे कि तेई गो के पास वास्तव में सबसे अधिक साधन मौजूद थे। दूसरी ओर वरिष्ठों के बीच ली झेंगतियन को लेकर बहस और तेज होती जा रही थी। एक वरिष्ठ ने तेई गो को समझाते हुए कहा कि केवल संप्रदाय के हित के लिए 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ वाले शिष्य को अपने अधीन रखना उसके लिए भी बोझ बन सकता है। यदि भविष्य में ली झेंगतियन अपेक्षित ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए उससे बेहतर होगा कि उस लड़के को उसके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उसका विभाग छोटा है और वह ली झेंगतियन पर पूरी तरह ध्यान दे सकेगा। लेकिन तेई गो अपने निर्णय से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि जब ली झेंगतियन वापस आएगा तो वही स्वयं तय करेगा कि किसका शिष्य बनना है। उसे पूरा विश्वास था कि यदि उस लड़के में जरा भी समझ होगी तो वह उसी को चुनेगा, क्योंकि पूरे बाहरी द्वार में उससे अधिक शक्तिशाली और संसाधनों से संपन्न कोई नहीं है। उसी समय वुचान पर्वत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज में आश्चर्य भी था और प्रसन्नता भी। उस अनदेखे बुजुर्ग ने कहा कि बाकी सभी परीक्षार्थी पहाड़ चढ़ते चढ़ते अधमरे हो चुके हैं, जबकि यह युवक अभी ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी प्रतिभा साधारण नहीं हो सकती। अचानक यह आवाज सुनकर ली झेंगतियन पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि आखिर सामने कौन है। तब वह रहस्यमयी बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला कि सावधान रहना अच्छी बात है। उसने बताया कि ली झेंगतियन लगातार 2 भयानक संकटों से बचकर यहां तक पहुंचा है, पहले वुचान घाटी का खतरा और फिर शक्तिशाली प्रेतात्मा का सामना। इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद भी उसका जीवित रहना उसकी असाधारण क्षमता का प्रमाण है। इसलिए वह स्वयं उसे नजदीक से देखना चाहता था, लेकिन ली झेंगतियन किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास करने वालों में से नहीं था। उसने चुनौती देते हुए कहा कि यदि सामने आने की हिम्मत नहीं है तो छिपकर बात करने का कोई अर्थ नहीं। तभी वह रहस्यमयी आवाज अचानक गंभीर हो गई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह ताइक्सू संप्रदाय के सबसे पुराने संस्थापकों में से एक है और यदि कोई उसके साथ इस तरह बात करेगा तो उसे दंड भी मिल सकता है। अब ली झेंगतियन का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर अपना परिचय दिया और बताया कि वह केवल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने आया हुआ एक साधारण शिष्य है। उसने विनम्रता से पूछा कि क्या सामने खड़े महान व्यक्ति सचमुच ताइक्सू संप्रदाय के संस्थापकों में से एक हैं। इस बार रहस्यमयी बुजुर्ग हंस पड़ा। उसने स्पष्ट किया कि वास्तव में वह वुचान पर्वत की आत्मा है। वह 10 लाख वर्षों से इस पर्वत पर मौजूद है और उसने अपनी आंखों से ताइक्सू संप्रदाय की स्थापना होते देखी है। इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के कारण वह स्वयं को संस्थापक कह देता है और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ये सुनते ही ली झेंगतियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। 10 लाख वर्ष पुरानी पर्वत की आत्मा, ऐसा अस्तित्व उसने केवल प्राचीन कथाओं में ही सुना था। पर्वत की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं यदि आज के लोग उसे भूल चुके हैं। उसने स्वीकार किया कि उसे शांत और नीरस लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जबकि ली झेंगतियन की निडरता ने उसे प्रभावित कर दिया था। जब यह युवक पर्वत पर आया था तभी उसे उसमें कुछ अलग महसूस हुआ था, इसलिए उसने अपनी शक्ति से उसकी परीक्षा ली। परिणाम देखकर वह स्वयं भी चौंक गया, क्योंकि ली झेंगतियन के भीतर वही दुर्लभ अराजक आध्यात्मिक जड़ मौजूद थी जिसे उसने हजारों वर्षों से किसी में नहीं देखा था। उसके अनुसार ये लड़का भविष्य में एक मिसाल बनने वाला था। इतनी बड़ी प्रशंसा सुनकर ली झेंगतियन विनम्र हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह इस सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन पर्वत की आत्मा ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अराजक आध्यात्मिक जड़ वाले लोग स्वयं भाग्य के प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति का ताइक्सू संप्रदाय का शिष्य बनना स्वयं संप्रदाय का सौभाग्य है। ये सुनकर ली झेंगतियन भीतर ही भीतर असमंजस में पड़ गया। उसे अपने चरवाहे वाले पुराने दिन याद आने लगे। वह सोचने लगा कि जो व्यक्ति कभी साधारण भेड़ें चराया करता था उसे आज संप्रदाय का सौभाग्य कहा जा रहा है। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन तभी पर्वत की आत्मा ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए एक और रहस्य उजागर कर दिया। उसने कहा कि ली झेंगतियन के पास केवल अराजक आध्यात्मिक जड़ ही नहीं है, बल्कि उसके शरीर में कोई और भी अत्यंत शक्तिशाली रहस्य छिपा हुआ है। वह खजाना इतना अद्भुत है कि उसने स्वयं पर्वत की आत्मा की शक्ति को भी बाहर धकेल दिया, जिससे वह उसे देख नहीं सका। ये सुनते ही ली झेंगतियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत समझ गया कि बुजुर्ग का संकेत ज़ोशिनडिंग की ओर है। सौभाग्य से उसकी असली पहचान पूरी तरह उजागर नहीं हुई थी। उसने मन ही मन राहत की सांस ली और तय किया कि इस रहस्य को किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आने देगा। पर्वत की आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि ताइक्सू संप्रदाय के लोगों ने इतने महान प्रतिभाशाली युवक की सही पहचान ही नहीं की।
आज के शिष्य और अधिकांश वरिष्ठ इतने अज्ञानी हो चुके हैं कि संसार की सबसे महान आध्यात्मिक जड़ को भी पहचान नहीं पाते। एक वरिष्ठ होने के नाते वह स्वयं संप्रदाय की ओर से ली झेंगतियन से क्षमा मांगना चाहता है। ये सुनकर ली झेंगतियन घबरा गया। उसने तुरंत झुककर कहा कि उसके मन में संप्रदाय के प्रति कोई शिकायत नहीं है और इतने महान वरिष्ठ का उससे क्षमा मांगना उसके लिए असहनीय सम्मान की बात होगी। लेकिन पर्वत की आत्मा उसकी विनम्रता से और भी अधिक प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि यदि ली झेंगतियन उसकी बात स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह उसे एक विशेष उपहार देगा। ये किसी बड़े की ओर से छोटे को दिया जाने वाला आशीर्वाद होगा। हालांकि उसने पहले ही चेतावनी भी दे दी कि यह उपहार सामान्य नहीं है और उसका भार भी साधारण नहीं होगा। अगले ही क्षण एक छोटा सा धातु का टुकड़ा ली झेंगतियन के सामने आ गिरा। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की उसका पूरा शरीर नीचे की ओर झुक गया। वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि देखने में छोटा होने के बावजूद उसका भार कई हजार किलो से भी अधिक था। उसकी यह हालत देखकर पर्वत की आत्मा जोर से हंस पड़ी। उसने कहा कि ली झेंगतियन उसकी वाइन की लताओं के जाल से बाहर निकल आया था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति वास्तव में अद्भुत है। लेकिन फिर भी यह उपहार उसके लिए अभी बहुत भारी है। ली झेंगतियन ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा कि वह इतना मूल्यवान और भारी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। तब पर्वत की आत्मा ने मुस्कुराकर बताया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि प्राचीन वुचांग आदेश है और इसके असली महत्व के बारे में जानने के बाद शायद ली झेंगतियन स्वयं भी समझ जाएगा कि उसके हाथ में कैसी अमूल्य धरोहर आने वाली है। पर्वत की आत्मा ने शांत स्वर में ली झेंगतियन को बताया कि उसके हाथों में रखा हुआ ये साधारण सा दिखाई देने वाला धातु का टुकड़ा वास्तव में वुचांग आदेश है। ताइक्सु संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति यदि इसे देखेगा तो वह इसे उसी सम्मान से स्वीकार करेगा जैसे स्वयं पर्वत की आत्मा उसके सामने उपस्थित हो। भविष्य में यदि ली झेंगतियन इस आदेश को किसी के सामने प्रस्तुत करेगा तो स्वयं संप्रदाय का प्रमुख भी उसका अनादर करने का साहस नहीं करेगा। उसे लगा कि इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली खजाना अपने साथ रखना किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन उतना ही बड़ा जोखिम भी है। यदि इसकी असली पहचान किसी गलत व्यक्ति को पता चल गई तो उसके पीछे अनगिनत शक्तिशाली लोग पड़ सकते हैं। पर्वत की आत्मा उसकी झिझक समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि ली झेंगतियन इस उपहार को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह इसे वापस ले सकती है। लेकिन तुरंत ही उसने इस आदेश का वास्तविक महत्व भी बता दिया। वुचांग आदेश केवल सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके माध्यम से ताइक्सु संप्रदाय की एक अत्यंत रहस्यमयी गुप्त सेना को भी बुलाया जा सकता था। जब भी संप्रदाय पर कोई बड़ा संकट आए, यह आदेश उन छिपे हुए रक्षकों को सक्रिय कर सकता था। इसलिए ये केवल एक खजाना नहीं बल्कि पूरे संप्रदाय की सुरक्षा से जुड़ी अमूल्य धरोहर थी। पर्वत की आत्मा ने ली झेंगतियन को चेतावनी दी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी केवल उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो योग्य हो। फिर उसने कहा कि अभी यह आदेश उसके लिए बहुत भारी है, इसलिए वह उसे एक प्राचीन तकनीक सिखाएगी जिससे वह इसे आसानी से अपने साथ रख सकेगा। अगले ही पल पर्वत की आत्मा ने अपनी उंगली हल्के से उठाए और अनगिनत रहस्यमय अक्षर प्रकाश की किरणों में बदलकर सीधे ली झेंगतियन के मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे वह ज्ञान उसके भीतर समाता गया, उसकी आंखें विस्मय से फैलती चली गईं। ये थी ज़ेंगजोब सुईमी कला, एक ऐसी अद्भुत तकनीक जिसमें असीमित स्थान और रहस्यमयी शक्ति समाई हुई थी। इस कला के माध्यम से विशाल वस्तुओं को भी अत्यंत छोटे रूप में सुरक्षित रखा जा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बाहर निकाला जा सकता था। पर्वत की आत्मा ने उसे वहीं बैठकर अभ्यास करने का आदेश दिया। उसने कहा कि जब तक वह वुचांग आदेश को बिना कठिनाई उठाने योग्य नहीं बन जाता, तब तक उसे नीचे नहीं भेजा जाएगा। ये सुनते ही ली झेंगतियन के मन में चिंता पैदा हो गई। उसे याद आया कि संप्रदाय की प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि वह यहाँ बहुत अधिक समय तक रुका रहा तो उसकी रैंक बहुत नीचे चली जाएगी और अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। लेकिन पर्वत की आत्मा ने उसकी चिंता तुरंत दूर कर दी। उसने आश्वासन दिया कि बाहर क्या हो रहा है उस पर उसकी पूरी नजर है। यदि समय कम पड़ने लगेगा तो वह अपनी शक्ति का एक भाग स्वयं ली झेंगतियन के साथ भेज देगी ताकि वह बिना किसी बाधा के इस तकनीक को पूरी तरह सीख सके। ये सुनकर ली झेंगतियन निश्चिंत हो गया और पूरे मन से साधना में जुट गया। कई घंटों के कठिन अभ्यास के बाद आखिरकार ज़ेंगजोब सुईमी कला पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ गई। उसने दोबारा वुचांग आदेश को हाथ में उठाया तो इस बार उसका भार पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों किलो वजनी वह धरोहर अब एक साधारण वस्तु बन गई हो। उसने तकनीक का प्रयोग करके आदेश को अपने भीतर सुरक्षित छिपा लिया और आदरपूर्वक पर्वत की आत्मा के सामने झुक गया। उसने बताया कि अब वह पूरी तरह तैयार है और नीचे लौटना चाहता है। पर्वत की आत्मा उसके इस तेज सीखने की क्षमता से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अंतिम बार उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह अपनी प्रतिभा को कभी व्यर्थ न जाने दे। भविष्य में यदि वह महान शक्ति प्राप्त करे तो हमेशा कमजोरों की सहायता करे और यदि कभी ताइक्सु संप्रदाय पर कोई संकट आए तो उसकी रक्षा अवश्य करे। ली झेंगतियन ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी नज़र में ताइक्सु संप्रदाय इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उस पर संकट आने की कल्पना भी असंभव लगती थी। फिर भी पर्वत की आत्मा की आवाज में छिपी गंभीरता ये संकेत दे रही थी कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। विदा होने से पहले पर्वत की आत्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने बताया कि हजारों वर्षों से किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया है और अब अधिकांश लोग उसके अस्तित्व को भूल चुके हैं। इसलिए उसने ली झेंगतियन से आग्रह किया कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो किसी के सामने उसके बारे में कोई चर्चा न करे, साथ ही बिना कारण उसे परेशान करने वापस भी न आए। ली झेंगतियन ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर यह वचन स्वीकार कर लिया। इधर पर्वत के बाहर पूरा एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। सभी वरिष्ठ अधीर होकर तीसरी सीढ़ी की ओर देख रहे थे। वहां कोई विशेष परीक्षा दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी ली झेंगतियन नीचे नहीं उतर रहा था। तेई गो का धैर्य जवाब देने लगा। उसने झुंझलाकर कहा कि तीसरी सीढ़ी पर कुछ भी नहीं था, फिर भी ली झेंगतियन ने पूरा दिन और पूरी रात वहीं बर्बाद कर दी।
अब तो उसके लिए शीर्ष 10 में पहुंचना भी असंभव हो चुका है। उसने पछताते हुए कहा कि उसने सबके सामने घोषणा कर दी थी कि वह ली झेंगतियन को अपना शिष्य बनाएगा, लेकिन अब उसकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। उसके अनुसार ली झेंगतियन ने सम्मान के योग्य ही नहीं निकला। तभी एक अन्य वरिष्ठ ने शांत स्वर में कहा कि यदि तेई गो अपनी बात से पीछे हटना चाहता है तो यह उसका निर्णय है, लेकिन यदि ली झेंगतियन नियमों के अनुसार झंडा लेकर नीचे पहुंचता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना शिष्य बनाएगा। उसी समय दूर पर्वत की चोटी से एक परिचित आकृति धीरे धीरे नीचे उतरती दिखाई दी। ली झेंगतियन अंततः मैदान में पहुंच चुका था। परिणाम घोषित होने पर उसे पता चला कि उसने 11वां स्थान प्राप्त किया है। यद्यपि वह शीर्ष 10 में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उसने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब देखना होगा कि इतने सारे वरिष्ठों में से कौन वास्तव में उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। लेकिन ठीक उसी समय परीक्षा के दूसरे प्रतिभागी ज़ो वेनकियांग की सच्चाई सबके सामने आ गई। वरिष्ठों ने उसके सामने एक विशेष दर्पण प्रस्तुत किया जिसमें परीक्षा के दौरान उसकी हर हरकत दिखाई देने लगी। उसके अपने साथियों पर किए गए हमले, उन्हें मारने की कोशिश और जीत के लिए अपनाए गए सभी नीच तरीके सबके सामने उजागर हो गए। वरिष्ठों ने कठोर शब्दों में उसकी निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को मार देने से कोई महान नहीं बन जाता। उसकी शक्ति कमजोर थी और उसका चरित्र उससे भी अधिक निकृष्ट। तभी अचानक वातावरण में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल गई। सभी वरिष्ठ और शिष्य तुरंत सम्मान से खड़े हो गए। दूर से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि शिखर के मालिकों में से एक महान गुरु थे। उनके आते ही सभी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। ली झेंगतियन ने भी तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने पहली बार इतने ऊंचे पद के व्यक्ति को इतने निकट से देखा था और मन ही मन समझ गया कि उनके सामने खड़ा होना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है। शिखर के मालिक जून मू की नजर सीधे ली झेंगतियन पर जाकर रुकी। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा कि इस बार की परीक्षा अत्यंत कठिन थी और ली झेंगतियन का प्रदर्शन शुरुआत से ही बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक बात उन्हें समझ नहीं आई कि तीसरी सीढ़ी पर उसने इतना लंबा समय क्यों बिताया। ली झेंगतियन ने बिना किसी झिझक के पूरी घटना सच सच बता दी। उसने कहा कि दूसरी सीढ़ी पर एक भयानक प्रेतात्मा ने उसे घेर लिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी और अंत में वह बेहोश भी हो गया। उसे लगा कि इस परीक्षा का उद्देश्य केवल शक्ति दिखाना नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना भी था। सौभाग्य से समय रहते वह दोबारा होश में आया और अंतिम समय पर नीचे पहुंच गया। जून मू उसकी बात सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ली झेंगतियन ने अकेले ही उस शक्तिशाली प्रेतात्मा से अपनी रक्षा कर ली थी। जब उन्होंने विस्तार से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तब ली झेंगतियन ने बताया कि वह एक बंद लोहे के बक्से में फंस गया था। वहीं उसे समझ आया कि वह प्रेतात्मा आग से डरती है, इसलिए उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति को अग्नि में बदल दिया और लगातार प्रहार करते हुए अंततः उस प्रेतात्मा को पूरी तरह जला डाला। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी वरिष्ठ और शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ रखने वाला एक युवक इतनी सटीक और शक्तिशाली अग्नि तकनीक का उपयोग कर सकता है। सभी उसके अद्भुत नियंत्रण और साहस की खुलकर प्रशंसा करने लगे। ये देखकर तेई गो तुरंत आगे बढ़ाया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि भले ही ली झेंगतियन के पास 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ है, लेकिन उसने पहले ही वादा किया था कि यदि वह जीवित वापस आ गया तो उसे अपना शिष्य बनाएगा। इसलिए अब ली झेंगतियन को और सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके इतना कहते ही दूसरे वरिष्ठ भी एक एक करके आगे आने लगे। सभी ने उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उसे अपना शिष्य बनाने की इच्छा प्रकट की। कुछ ही क्षणों में वहां फिर से बहस शुरू हो गई। तेई गो ने बाकी वरिष्ठों को रोकते हुए कहा कि 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ वाले शिष्य की सीमाएं पहले से तय होती हैं और वह स्वयं उसके भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त गुरु है रही थी। अंत में तेई गो ने सीधे ली झेंगतियन की ओर देखकर कहा कि उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और वह निडर होकर अपना गुरु चुन सकता है। ली झेंगतियन ने दोनों हाथ जोड़कर सभी वरिष्ठों का सम्मान किया। उसने विनम्रता से कहा कि जिन वरिष्ठों ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे अपना शिष्य बनाने की इच्छा व्यक्त की, उनके प्रति वह सच्चे मन से आभारी है। ये सुनकर तेई गो ने तुरंत कहा कि वह तो किसी भी कीमत पर उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। तभी एक दूसरे वरिष्ठ ने भी नर्म स्वर में स्वीकार किया कि उसने पहले ली झेंगतियन के साथ थोड़ा कठोर व्यवहार किया था, लेकिन उसका उद्देश्य केवल उसकी परीक्षा लेना था। उसने आशा जताई कि ली झेंगतियन पुरानी बातों को भूलकर सही गुरु का चुनाव करेगा। ली झेंगतियन सबकी बातें सुनता रहा। उसके मन में उन सभी घटनाओं की यादें ताज़ा हो गईं जब इन्हीं लोगों ने उसे तुच्छ समझा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। उसने मन ही मन सोचा कि यदि उसे सचमुच आगे बढ़ना है तो उसे केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपने भविष्य को ध्यान में रखकर सही निर्णय लेना होगा। इसी दौरान सभा में एक और शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। इस बार वहां स्वयं ली शिखर के मालिक पहुंच चुके थे। उनके आते ही सभी वरिष्ठ सम्मानपूर्वक झुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जून मू का अभिवादन किया और उनकी साधना में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। जून मू ने भी विनम्रता से उत्तर दिया कि आज प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने वाले हैं, इसलिए वह शिष्यों का प्रदर्शन देखने स्वयं यहां आए हैं। इसी बीच ली झेंगतियन ने एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने पूरे मैदान को स्तब्ध कर दिया। उसने सभी वरिष्ठों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके स्नेह और विश्वास के लिए वह सदैव आभारी रहेगा, लेकिन उसके मन में एक अलग ही लक्ष्य है। तेई गो ने आश्चर्य से पूछा कि यदि वह उन सब में से किसी का शिष्य नहीं बनना चाहता तो आखिर किसके पास जाएगा। तब ली झेंगतियन ने दृढ़ स्वर में घोषणा की कि वह सीधे आंतरिक शिष्यों की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा मैदान सन्न रह गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कई वरिष्ठों ने इसे पागलपन कहा। तेई गो ने कठोर स्वर में समझाया कि 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ रखने वाले व्यक्ति के लिए उसका शिष्य बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है।
आंतरिक शिष्य अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनके पास असीम संसाधन, महान गुरु और वर्षों का प्रशिक्षण होता है। उनके सामने बाहरी शिष्यों का सबसे श्रेष्ठ योद्धा भी टिक नहीं सकता। अपने अनुभव के आधार पर उसने स्पष्ट कहा कि बाहरी द्वार का सबसे मजबूत शिष्य भी आंतरिक द्वार के सबसे कमजोर शिष्य से हार जाएगा। लेकिन एक अन्य वरिष्ठ ने तेई गो की बात से असहमति जताई। उसका मानना था कि यदि ली झेंगतियन अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रतियोगिता लड़े तो संभव है कि किसी शिखर के मालिक की नजर उस पर पड़ जाए और उसका भविष्य पूरी तरह बदल जाए। तेई गो ने तुरंत इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि वह हार गया तो न केवल आंतरिक शिष्य बनने का अवसर खो देगा बल्कि उसे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ के कारण वह साधारण शिष्य बने रहने का अधिकार भी खो सकता है। इसलिए उसके अनुसार वही और बाकी बाहरी वरिष्ठ ही ली झेंगतियन का अंतिम सहारा थे। लेकिन ली झेंगतियन अब अपना निर्णय ले चुका था। उसने सभी वरिष्ठों का सम्मान करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह हर हाल में आंतरिक शिष्यों की प्रतियोगिता में भाग लेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, यदि हारने के बाद उसे संप्रदाय से बाहर भी निकाल दिया जाए तब भी उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होगा। ली झेंगतियन की दृढ़ घोषणा सुनते ही पूरा मैदान हलचल से भर गया। सभी शिष्य और वरिष्ठ उसकी ओर अविश्वास से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 5 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ रखने वाला एक बाहरी शिष्य आखिर इतना बड़ा जोखिम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। भीड़ में खड़े कई शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगे। वे हंसते हुए कहने लगे कि यह लड़का खुद को आखिर समझता क्या है। आंतरिक शिष्यों से मुकाबला करना तो दूर, उनके सामने टिक पाना भी उसके बस की बात नहीं है। उन्होंने ताना मारा कि वैन याओ जैसा प्रतिभाशाली युवक तो पहले ही चीमोन का शिष्य बन चुका है, जबकि 11वें स्थान पर आने वाला ली झेंगतियन तेई गो जैसे शक्तिशाली वरिष्ठ का प्रस्ताव ठुकरा रहा है। तेई गो का चेहरा भी गुस्से से लाल हो उठा। उसने कठोर स्वर में कहा कि ली झेंगतियन ने अपने सामने मौजूद सबसे बड़े अवसर को ठुकराकर स्वयं अपने लिए मुसीबत चुन ली है। उसे इस निर्णय से बेहद निराशा हुई है। लेकिन ली झेंगतियन उसके शब्दों से तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह निराशा उसकी क्षमता को लेकर नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि तेई गो उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कौन वास्तव में उसकी भलाई चाहता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए उसे शिष्य बनाना चाहता है। जब दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ने लगी तभी शिखर के मालिकों ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उन्होंने तेई गो को शांत रहने का आदेश देते हुए कहा कि जब शिष्य अपना निर्णय ले चुका है तो बेवजह विवाद करने का कोई अर्थ नहीं है। नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज पूरे किए जाएं और ली झेंगतियन को आंतरिक प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाए। तेई गो ने सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि उसका उद्देश्य केवल ली झेंगतियन को सबक सिखाना था ताकि वह वास्तविकता समझ सके। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि जून मू का चेहरा कठोर हो गया। जून मू ने सभी के सामने तेई गो की गलतियां एक एक करके गिना दी। उन्होंने कहा कि उसने परीक्षा के नियमों में अपनी मर्जी से बदलाव किया। जब ली झेंगतियन संकट में फंसा हुआ था तब उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया, और अब जब वह अपनी शक्ति के दम पर जीवित लौट आया है तो उसी को अपना शिष्य बनाने का नाटक कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी द्वार के वरिष्ठ के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तेई गो ने एक बार फिर स्वयं को सही साबित करने की कोशिश की और कहा कि उसने ये सब केवल संप्रदाय के लिए सबसे योग्य शिष्य चुनने के उद्देश्य से किया था। लेकिन जून मू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसे अब तक अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ है। उनके शब्द सुनकर तेई गो पूरी तरह निरुत्तर हो गया और सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। इसी समय ली शिखर के मालिक स्वयं आगे बढ़े और पहली बार सीधे ली झेंगतियन से बात की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि लिंगेर और युआन ज़ेन कई बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। दोनों हमेशा उसकी ईमानदारी, साहस और प्रतिभा की प्रशंसा करते रहे हैं। आज उसे अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें भी विश्वास हो गया कि वे दोनों बिल्कुल सही थे। उन्होंने कहा कि यदि ली झेंगतियन आंतरिक शिष्यों की प्रतियोगिता में केवल एक भी मुकाबला जीत लेता है तो वे स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। ये सुनते ही ली झेंगतियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब लिंगेर की वजह से संभव हुआ है। मन ही मन उसने उसका आभार व्यक्त किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि वह इस अवसर के लिए पूरी तरह तैयार है। ली शिखर के मालिक की घोषणा होते ही दूसरे वरिष्ठ भी पीछे नहीं रहे। एक वरिष्ठ तुरंत आगे बढ़ा और बोला कि उसने भी ली झेंगतियन के प्रदर्शन के बारे में बहुत कुछ सुना है। यदि यह युवक चाहे तो वह भी उसे अपना शिष्य बनाने को तैयार है। तभी एक और शक्तिशाली वरिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुनतियान शिखर के द्वार भी उसके लिए खुले हुए हैं। कुछ ही क्षणों में एक बार फिर सभी महान गुरुओं से अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास करने लगे। ये देखकर जून मू ने हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाया कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही किसी शिष्य को अपने पक्ष में करना नियमों के विरुद्ध है। उनके इतना कहते ही सभी वरिष्ठ शांत हो गए। इसी बीच भीड़ के पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। ली झेंगतियन ने मुड़कर देखा तो उसके सामने लिंगेर खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि कभी पहाड़ों में भेड़ें चराने वाला दुबला पतला लड़का आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। उसके शब्दों में गर्व भी था और अपनापन भी। फिर उसने अपने हाथों में पकड़ी एक छोटी सी डिबिया ली झेंगतियन की ओर बढ़ाई। उसने बताया कि यह उसके गुरुजी ने विशेष रूप से उसके लिए भेजी है। वुचांग पर्वत की कठिन परीक्षा में उसकी बहुत सी आध्यात्मिक शक्ति खर्च हो चुकी होगी, इसलिए यह औषधि उसे जल्दी स्वस्थ होने में मदद करेगी। ली झेंगतियन ने जैसे ही डिबिया खोली, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके भीतर रखी हुई औषधि कोई साधारण दवा नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ 9 टन रिकवरी पिल थी। इतनी मूल्यवान औषधि सामान्य शिष्य तो जीवन भर देख भी नहीं सकते थे। वो कुछ क्षणों तक उसे निहारता ही रह गया। तभी लिंगेर ने मुस्कुराकर उसे याद दिलाया कि 3 दिन बाद आंतरिक शिष्यों की अंतिम प्रतियोगिता शुरू होने वाली है।
वह और युआन ज़ेन दोनों उसी दिन उसका इंतजार करेंगे। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसे जीतकर वापस आना होगा। लिंगेर के इन शब्दों ने ली झेंगतियन के भीतर नया जोश भर दिया। उसने दवा को सावधानी से अपने पास रखा, मुठ्ठियां कस ली और दृढ़ निश्चय के साथ वचन दिया कि आने वाली प्रतियोगिता में वह अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। चाहे उसके सामने कितने भी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी क्यों न हो, वह बिना लड़े कभी हार नहीं मानेगा।